Branch of CISF ICI. I would welcome you all on virtual CP Meet on factors to be considered while investing with special reference to mutual funds and its taxation. We have very renowned speakers, CA Vinay Krishna ji, past chairman Bareilly branch with us, who will enlighten us on the topic. And after his session, we'll have an interactive query session with all the attendees and all the participants. So without taking much time, now I hand over the session to CA Vinay Krishna ji. Please take over the session. Thank you. Thank you, Divya ji. Chairman, Chairperson, Prayagraj branch, and Chairperson or Vice Chairperson of Jhansi branch, whoever is taking the session, I don't know today. And Chairman, of course, Bareilly branch, C. Ritesh Agrawal ji. All the office bearers of all the three branches, all past chairmen, friends, seniors. First of all, thank you very much for giving me this opportunity to interact with you. और आज हम लोग एक टॉपिक जो हम लोग ने डिस्कस करना है, that is to be considered while special reference to mutual funds. हम इसको ऐसे देखें कि इन्वेस्टमेंट अब सब लोग कर रहे हैं, बट इन्वेस्टमेंट के टाइम पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, हमें उन चीजों पर खास ध्यान देना है. हम लोग अपनी बात शुरू करें उससे पहले ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा. रितेश भाई, आई हैव द ऑप्शन ऑफ शेयरिंग द स्क्रीन? या जस्ट अ सेकंड. कुछ इंडस्ट्री ट्रेंड्स आपको दिखाना चाहूंगा. That is the size of total mutual fund industry in India. और पिछले एक साल का चार्ट है ये सिर्फ. जुलाई 19 में. विनय भाई, चार्ट नहीं आ रहा आपका? चार्ट नहीं आया? नहीं, वो आप just a second, let me share again. अभी भी विंडो एक्सप्लोरर ही आया. अभी भी नहीं आया? आप चार्ट खोल के बाद इसको शेयर करो. Is it visible now? Yes. Okay. So this is the size of total mutual fund industry in India. July 19 में the size was 25.81 trillion. इसका मतलब 2,58,000 करोड़. This was the size, जो कि फरवरी जब तक कोविड का आउटब्रेक हुआ तब तक बढ़ के ये 2,82,000 करोड़ हो गया था. कोविड के टाइम पे थोड़ा डेफिनेटली डाउन आया. It went down to 2,35,000 crores, and now in July, as of July, it is 2,72,000 crores again. 2,82,000 करोड़ की इंडस्ट्री है जिसमें कोविड के जबरदस्त आउटब्रेक के बाद भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया. ये जहां थी वो वहीं खड़ी रही. इसकी ग्रोथ का अंदाजा इस बात से लगाएं कि जुलाई 10 में सिर्फ 10 साल पहले ये साइज सिर्फ 6.69 ट्रिलियन था. तो करीब करीब 4.5 गुना हुई है ये पिछले 10 साल में, और पिछले 5 साल में ये करीब दुगना हो गई है. सो दैट इज द साइज ऑफ द इंडस्ट्री. इसमें जो कॉम्पोजिशन है, दिस इज द स्कीम वाइज कॉम्पोजिशन ऑफ एसेट्स. ब्लू, जो डार्क ब्लू कलर है, दिस स्टैंड्स फॉर डेट ओरिएंटेड स्कीम्स. ग्रीन इज इक्विटी, light blue is ETFs, and this pinkish type is liquid. यानी आप देखिए ओवर द टाइम पिछले एक साल में मोटा मोटा किसी भी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा है. ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से किसी मंथ में इक्विटी बहुत कम हो गई हो या डेट बहुत बढ़ गया हो या लिक्विड कुछ चेंज हुआ हो. यानी जो भी इस चीज में फ्लक्चुएशन रहे साल भर में, हमारा कहीं डिफरेंस नहीं आया. जो इंडस्ट्री का ट्रेंड था वो करीब करीब वैसा ही बना, 1-2% ऊपर नीचे, बस दैट वाज इट. इन्वेस्टर टाइप कॉम्पोजिशन, ब्लू इज इंडिविजुअल्स एंड रेड इज इंस्टीट्यूशनल. तो आप धीरे धीरे देख रहे हैं करीब करीब आधी इंडस्ट्री रिटेल इन्वेस्टर्स की, इंडिविजुअल्स की है, और आधी इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशनल की है.
यानी रिटेल इन्वेस्टर्स में ये दिखाना चाह रहा हूँ कि दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है सारा पैसा सिर्फ इंस्टीट्यूट्स का लगा हुआ है, इंडिविजुअल्स का काफी पैसा इस इंडस्ट्री में। कैटेगरी वाइज अगर आप जाएं, जस्ट लुक एट द इक्विटी चार्ट, द सेकंड वन, द सेकंड बार, द सेकंड सर्कल पाई। 88% of the equity investment is borne by individuals. इससे ये पता चल रहा है हमें कितनी जरूरत है इस चीज की। कंपोजिशन अगर इन्वेस्टर होल्डिंग्स का देखें, अगेन इंडिविजुअल्स में 68% इक्विटी में गए हैं। इंडिविजुअल्स ने जो इन्वेस्टमेंट करा है उसका 68% उन्होंने इक्विटी में किया हुआ है एंड 24 डेट में करा है। मतलब दो ही मेजर कैटेगरी ऑफ स्कीम्स हैं जिसको हमको स्टडी करना है। एंड ग्रोथ इन एसेट्स जुलाई 19 टू जुलाई 20 इट इज ऑलमोस्ट द सेम। थोड़ा जुलाई 20 में बढ़ ही गया है जैसे हमने फर्स्ट चार्ट में देखा था। तो इसका मतलब हमारे जो चार्ट्स हैं, हमारी जो फिगर्स हैं, retail investors are playing a very important role in all this scenario. एक चीज मैं एक चार्ट और आपको प्रेजेंट करूंगा just in 5 minutes. SIPs का हमने बहुत नाम सुना है। This is the data of SIPs. SIP बुक साइज इंडिया में करीब इस समय 7,831 करोड़ का है। यानी हर महीने 7,800 या मोटा मोटा 8,000 करोड़ रुपए बाय वे ऑफ SIP इक्विटी मार्केट में जा रहे हैं। टोटल हमने साइज देखा करीब 2,50,000 करोड़ और 1 लाख करोड़ 1920 में बाय वे ऑफ SIP न्यू इन्फ्यूजन था। This is the data of SIPs. अगर हम फोलियोज की बात करें, नंबर ऑफ फोलियोज, दिस इज द फोलियो चार्ट। टोटल करीब 9 लाख करोड़ फोलियो, 9 करोड़ फोलियोज हैं और 9 करोड़ में से 90% रिटेल इन्वेस्टर्स के। फोलियो वाइज अगर हम देखें तो 90% इंडस्ट्री पे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। दिस इज अक्रॉस स्कीम्स, अगेन ग्रीन इज इक्विटी। इक्विटी के 71, जिसमें से 71% फोलियोज इक्विटी स्कीम्स के हैं। यानी कहीं ना कहीं इक्विटी स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं और उसमें हमारा मेजर पार्टिसिपेशन जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का है। This is the increase in investor accounts in the last 10-11 years. 4 करोड़ इन्वेस्ट फोलियोज थे जो एक बार बीच में घट के 3 करोड़ 95 लाख रह गए और ये लगातार सितंबर 14 से बढ़ता हुआ अब 9 करोड़ 15 लाख फोलियोज हैं इस समय। So this is showing the massive spread of mutual fund investment throughout India. This is the average application size. आप देख रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स का एवरेज साइज सिर्फ 50,000 है। यानी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, हमारे नॉर्मल क्लाइंट्स, वो इसमें इन्वेस्टेड है। एंड दिस इज द चार्ट जो ये दिखाता है कि एक आदमी एवरेज कितना टाइम इंडस्ट्री में रहता है। तो सबसे लंबा बार है इसमें 2 साल से ऊपर रहने वालों का। यानी जो एक बार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर कर जाता है वो जल्दी नहीं निकलता। ऐसा नहीं है वो हर 2 महीने में स्कीम चेंज कर रहा है। एक बार जिसने जो स्कीम ले ली वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखता है। ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं कि हमारी जानकारी इस फील्ड में होना बहुत जरूरी है और साथ ही हमें ये पता करना जरूरी है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट स्कीम जो मैं चूज कर रहा हूँ वो कैसी है और कितना अच्छे से मैं उसको जानता हूं, कितने अच्छे से मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक। इंडिया में 44 AMCs हैं। AMCs मींस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो हम कंपनीज कहते हैं जिसके म्यूचुअल फंड आते हैं, जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस,
निपॉन हो गया जो अब, और कोटक, ये एक एएमसीज हैं। तो 44 रजिस्टर्ड एएमसीज हैं विच आर मैनेजिंग अबाउट 2500 स्कीम्स। तो मार्केट में जब 2500 स्कीम्स हैं, उस स्कीम में से मैं कैसे वो स्कीम करना है, इसमें मुझे अपना इन्वेस्टमेंट करना। कोई भी स्कीम या कोई भी इन्वेस्टमेंट चुनने से पहले मुझे सबसे पहले एसेट एलोकेशन की तरफ जाना पड़ता है। यानी मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अपना कितना पैसा डेट में रखना है और कितना पैसा इक्विटी में रखना है। इक्विटी हम सब जानते हैं, दैट इज द पार्ट विच इज एसोसिएटेड विद शेयर मार्केट, एंड दैट पार्ट विच इज नॉट एसोसिएटेड विद शेयर मार्केट, उसको हम कहीं ना कहीं कहते हैं डेट। तो मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं पहले अपना डेट इक्विटी एलोकेशन बनाऊं, क्योंकि डेट के अपने फायदे हैं, इक्विटी के अपने फायदे हैं। इक्विटी सबसे बड़ा नुकसान, इट इज रिस्की कहीं ना कहीं, या लोग कहते हैं इट इज रिस्की, और सबसे बड़ा फायदा द रिटर्न्स आर हायर इन द लॉन्गर टर्म। अदर देन इक्विटी, सबसे बड़ा फायदा रिटर्न्स आर मोर और लेस फिक्स्ड, और सबसे बड़ा नुकसान रिटर्न्स आर लेस। तो कुछ लोग कहते हैं भाई कम खाओ गम खाओ, हम इसमें ही काम चला लेंगे, लेकिन कुछ कहते हैं भाई रिस्क तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई वांट हायर रिटर्न्स। तो ये मेरा हर आदमी का अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है कि वो कितना पैसा डेट में रखना चाहता है और कितना इक्विटी। अगर मैं अपने आप डिसाइड कर सकता हूं कि मैं कितना डेट इक्विटी रेशियो रखना चाहता हूं, दैट इज वेल एंड गुड। बट अगर मैं किसी वजह से ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, देन आई हैव अ टेलर मेड फॉर्मूला विच सेज इक्विटी शुड बी इक्वल टू 100 माइनस एज। अगर मेरी उम्र 70 साल की है तो मेरा इक्विटी इन्वेस्टमेंट शुड बी 100 माइनस 70, दैट इज मीन्स ओनली 30। अब मैं अपनी लाइफ पूरी जी चुका करीब करीब, रिस्क लेने का अब मेरे पास टाइम नहीं है, आई शुड बी मोर और लेस टुवर्ड्स सेफर इन्वेस्टमेंट्स। तो मेरा 70% इन्वेस्टमेंट इक्विटी से बाहर होना चाहिए, 30% इक्विटी में, फिर भी थोड़ा बहुत रिटर्न बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर मेरी एज 20 साल है तो माई इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शुड बी 100 माइनस 20, दैट मीन्स 80% पैसा मैं इक्विटी में रखूं, कहीं ना कहीं हायर रिटर्न्स के लिए जाऊं, लॉन्गर पीरियड के लिए जाऊं, लेकिन 20% पैसा मैं अभी भी कहीं सेफ रखूं इमरजेंसीज के लिए या फिर बैकअप्स के लिए। सो दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला 100 माइनस एज। अदरवाइज हम सब फ्री हैं अपने रिस्क टेकिंग एपेटाइट के हिसाब से, हम कितना उसमें डेट में रखना चाहते हैं, कितना इक्विटी। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेरा हुआ डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन। ये क्यों जरूरी है? इसका बेसिक पर्पस ये है कि नॉर्मली मैंने देखा जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, हमने कोई भी रिटर्न कंपैरिजन साइट खोली, देखा टॉप 10 रिटर्न गिविंग इन्वेस्टमेंट्स या म्यूचुअल फंड्स, वहां 10 की लिस्ट आई, मैंने उसमें से देखा अच्छा इसका रिटर्न है 25%, इसका है 12%, इसका है 6%, मैंने 25% वाला चूज करा और खत्म का। लेकिन उस 25% को देने की वजह क्या है, ये हम नहीं समझ पाते। वही हमारे लिए समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहला काम करना है मुझे डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन बनाना। एक बार मेरा डेट और इक्विटी प्रोपोर्शन डिसाइड हो गया कि मुझे कितना परसेंट करना है, तब मुझे इक्विटी का जो पैसा इक्विटी में जाना है उस इक्विटी का क्लास डिसाइड करना। क्लास मीन्स वेदर आई वांट टू गो इनटू लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप, मल्टी कैप, हाइब्रिड, सेक्टोरियल, थीमेटिक, ये सब क्लासेस हैं। बहुत सारे क्लास हो गए, लेकिन हम एक एक को समझेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड में लूंगा। आई एम सॉरी, थोड़ी बैकग्राउंड वॉइसेस ज्यादा थी। तो हम बात कर रहे थे कि जो हमने जैसे इक्विटी चुना तो उसका हमें क्लास डिसाइड करना है। सबसे पहले हम देखें क्लासेस होते क्या है। लार्ज कैप क्लास या लार्ज कैप स्टॉक्स हम उनको कहते हैं जिनका टेक्निकली मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है। मिड कैप्स जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ और 20,000 करोड़ से के बीच में होता है, और स्मॉल कैप्स जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ के नीचे होता है। ये तो टेक्निकल डेफिनेशन हो गई, लेकिन हमारे लिए ये आसान नहीं होता कि हम पता करें किस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। तो एक नॉर्मली एक आम आदमी के लिए हम समझ सकते हैं
लार्ज कैप स्टॉक्स वो हो गए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका हम नाम रोज सुनते हैं, रिलायंस, HDFC, जिनके शेयर्स 1,800 रुपए 2,000 रुपए इसके ऊपर के हैं, नॉर्मली वो लार्ज कैप्स में आएंगे। मिड कैप्स वो स्टॉक्स हुए जनरली जिनका शेयर प्राइस 100, 200, 300 रुपए के आसपास है, ये नॉर्मली मिड कैप्स में आएंगे। और स्मॉल कैप्स वो छोटे छोटे शेयर्स हुए जिनका प्राइस 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। इसका अंतर यह है कि लार्ज कैप जो 1,000 रुपए का शेयर है वो एकदम से 500 नहीं होगा और एकदम से 2,000 भी नहीं होगा, लेकिन जो 10 रुपए वाला शेयर है वो एकदम से 20 भी हो जाएगा और एकदम से 5 भी हो जाएगा। दैट मीन्स being equity, large caps are much safer than mid caps and mid caps are safer than small caps. यानी मैं इक्विटी में रहते हुए भी अपने रिस्क को जस्टिफाई कर सकता हूं कि मुझे कितना रिस्क लेना है। अगर मैं बहुत जल्दी बहुत ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो आई हैव टू गो इनटू स्मॉल कैप्स, और अगर मैं थोड़ा सा शांति से धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता हूं तो आई हैव टू गो इनटू लार्ज कैप्स। लेकिन जितना रिस्क उतना रिटर्न, और अगर रिटर्न ज्यादा तो रिस्क भी ज्यादा, ये मुझे दिमाग में रखना पड़ेगा अपना जो भी क्लास में चूज कर रहा हूं उसको तय करने से पहले। इसके अलावा क्लासेस में आ जाता है मल्टी कैप। मल्टी कैप जिसमें सारे मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप का मिक्सचर होता है। हाइब्रिड, हाइब्रिड मींस कुछ पोर्शन डेट में कुछ पोर्शन इक्विटी में। सेक्टोरियल, सेक्टोरियल मींस अ पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर सेक्टर में मैं जाना चाह रहा हूं, लाइक फार्मा, फार्मा इज अ सेक्टर, बैंकिंग, बैंकिंग इज अ सेक्टर, IT, इस तरह के जो एक ही तरह के स्टॉक्स में मैं अगर जाना चाह रहा हूं, सो दैट इज कॉल्ड अ सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल फंड का फायदा यह है कि अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर में तो हम उसमें कुछ एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन रिस्क सबसे बड़ा यह है कि अगर एक कोई उसमें पॉलिसी चेंज हुई, गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया, कोई भी फैक्टर, कोई भी उसमें दिक्कत आई इस सेक्टर में, तो एक साथ सारे स्टॉक्स नीचे चले जाएंगे। जो म्यूचुअल फंड का बेसिक ऑब्जेक्टिव है डाइवर्सिफिकेशन का, वो कहीं ना कहीं इस चीज में डिफीट होता है। इससे थोड़ा सा हटके होता है थीमेटिक। थीमेटिक मींस थीम बेस्ड। थीम बेस्ड का मतलब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ थीम, ये कोई सेक्टर नहीं, इसमें सीमेंट भी आ जाएगा, आयरन एंड स्टील भी आ जाएगा, और जो भी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हमारी हेल्प करती है वो सारे स्टॉक्स इसमें आ जाएंगे। तो हमें इस पूरी क्लास में से चेक करना पड़ेगा कि मैं किस में जाना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम जब सिर्फ रिटर्न्स देखते हैं, कुछ किसी सेक्टोरियल फंड का रिटर्न हमको बहुत ऊपर दिखेगा क्योंकि उस सेक्टर ने रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है, लेकिन अगर मैंने सिर्फ रिटर्न देख के उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो मैं कहीं ना कहीं धोखा खा जाऊंगा। आई रिकमेंड फ्रॉम माय साइड, जो भी नए प्लेयर्स हैं वो लार्ज कैप या मल्टी कैप में रहें। इसके अलावा थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो मिड कैप में आए। उसके अलावा आई विल नॉट रिकमेंड एनीथिंग टू न्यू कमर्स जिनको जानकारी नहीं है इस प्रोजेक्ट की। वो सेक्टोरियल, थीमेटिक, स्मॉल कैप, इनसे किसी में भी एंट्री ना लें। दीज आर वेरी रिस्की प्रोडक्ट्स। ऑन द अदर साइड, जो मैंने डेट इक्विटी रेशियो में डेट के लिए पैसा एलोकेट करा कि इतना पैसा मैं डेट में रखूंगा, उस पैसे के लिए मेरे लिए चूज करना और मुश्किल हो जाता है क्योंकि डेट में भी बहुत सारी स्कीम्स होती है। नॉर्मली हम इक्विटी में तो ये सब स्टडी करते हैं कि ये स्टॉक लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है या क्या है, बट डेट का मतलब तो मानते हैं इक्विटी में है ही नहीं, और जब इक्विटी में नहीं है तो फिर हम ये सब एक से ही फंड्स होंगे। बट डेट का जो कैटेगराइजेशन होता है वो मेनली दो तरह से होता है, वन ड्यू टू ड्यूरेशन एंड द सेकंड ड्यू टू क्वालिटी ऑफ पेपर। यही दोनों फैक्टर्स हमें अभी हम आगे बात करेंगे जिस पर ध्यान देना है। तो इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारी डिफरेंट स्कीम्स होती हैं वो होती हैं ओवरनाइट स्कीम्स, जिसमें जो पेपर्स की मैच्योरिटी है सिर्फ 1 दिन की होती है, ओवरनाइट एज द नेम सजेस्ट। लिक्विड फंड्स जिसमें पेपर्स की मैच्योरिटी 91 डेज तक की होती है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन और लो ड्यूरेशन फंड्स जिसमें 6 महीने तक के पेपर्स होते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स 6 से 1 साल तक के पेपर्स हो सकते हैं, 6 महीने से लेकर 1 साल तक के अल्ट्रा शॉर्ट और लो ड्यूरेशन में। देन शॉर्ट टर्म फंड्स जिसमें 1 साल से 3 साल के पेपर्स होते हैं। मीडियम टर्म जिसमें 3 साल से ज्यादा के पेपर्स होते हैं, और लॉन्ग टर्म फंड्स जिसमें 8-10 साल तक की मेच्योरिटी के पेपर्स होते हैं। ये एज वाइज क्लासिफिकेशन हो गया ड्यू टू ड्यूरेशन। और अगर हम
क्रेडिट क्वालिटी या पेपर की क्वालिटी के हिसाब से इसका डिफरेंस करें स्कीम्स में या क्लासेस में, तो ये हो जाते हैं हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, देन क्रेडिट रिस्क फंड्स, गिल्ड फंड्स, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स। ये डिफरेंट कैटेगरीज हो जाती हैं जिसमें हमें बहुत सारी कैटेगरीज में से चूज करना पड़ता है कि मुझे किस कैटेगरी में जाना है। अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि ये इतनी सारी कैटेगरीज में से हम चूज कैसे करें, बट मेजरली अगर हम बात करें तो हमें दो चीज में से चूज करना है कि मैं पेपर की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं या मैं ड्यूरेशन पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। ये अभी हम आगे डिस्कशन में इस चीज को ले लेंगे। अब हम मेनली आज का जो हमारा टॉपिक है कि फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, उस पर आते हैं किस फैक्टर को हमें कैसे कंसिडर करना है व्हाइल सेलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड। पहले हम डेट से शुरू करते हैं। डेट में हमने बात करी कि डेट में इक्विटी कंपोनेंट नहीं होता, तो क्या डेट में किसी प्रकार का रिस्क नहीं होता? अभी तक मार्केट में मैंने बहुत जगह देखा कि डेट स्कीम्स को एफडीआर का सब्स्टिट्यूट कह के लोग देते हैं कि अगर आपका पैसा एफडीआर में है तो आप एफडीआर की जगह ये डेट स्कीम्स में लगा दीजिए एंड यू गेट अ बेटर रिटर्न। आधा परसेंट, 1%, इवन 2-3% तक का आपको रिटर्न्स दिखा दिए जाते हैं कहीं ना कहीं। ये देखिए पेपर पे दिख रहा है इसमें 3% ज्यादा आया है, इसमें ये फायदा है, वो फायदा है। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि डेट स्कीम्स अगर एफडीआर के मुकाबले रिटर्न दे रही हैं तो वो कैसे दे रही हैं, वो हमारी किस चीज को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। डेट में नॉर्मली 3 फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना। वन इज क्रेडिट रिस्क, सेकेंड इज interest rate risk, and third is exposure to derivatives। एक एक करके समझते हैं ये क्या होते हैं। पहला, क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, म्यूचुअल फंड ने वो सारा पैसा इकट्ठा करा और किन्हीं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करा, या किसी और जगह किसी कंपनी को, किसी गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, या कहीं भी म्यूचुअल फंड ने भी वो पैसा इन्वेस्ट करा। अब हायर रिटर्न देने के लिए मैं किस क्वालिटी का पेपर परचेज कर रहा हूं? क्या जो पैसा मैं आज दे रहा हूं वो मेरा टाइम पर वापस आएगा? ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने जिसको पैसा दिया वो टाइम पे मेरा पैसा वापस ही ना करे, मेरा मतलब म्यूचुअल फंड का। और अगर म्यूचुअल फंड को टाइम पर पैसा नहीं मिलेगा तो वो इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे वापस करें? बैंक में जो हम एनपीएस देखते हैं, हम सारे बैंक ऑडिट में देखते हैं एनपीएस की क्या पोजीशन। जैसे हमने बैंक को एफडी में पैसा दिया, बैंक ने आगे उसको लोन कर दिया, अब वो लोन लौट के नहीं आया तो बैंक का एनपीए हो गया, एंड बैंक इज बिल्डिंग अ बबल ऑफ एनपीए। आज किसी नॉर्मल पब्लिक में किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि क्या हो रहा है, धीरे धीरे तो वो नई एफडीज आती हैं, नया पैसा आ रहा है, पुराना रीपेमेंट लेने आ रहा है, वो उसको पेमेंट कर दे रहे हैं। लेकिन अगर एक ही दिन में हर आदमी रीपेमेंट मांगेगा तो बैंक पैसा नहीं दे सकता, वो सारा पैसा बैंक के पास है ही नहीं। बट इन म्यूचुअल फंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीए। अगर कोई एनपीए होता है, कोई पैसा वापस नहीं करता, म्यूचुअल फंड को वो उसी दिन मार्क डाउन कर देना होता है एनएवी में, ये मानते हुए कि लॉस हो गया। अगर वो उसको डेड लॉस मानते हैं तो उसको एनएवी में राइट ऑफ करना पड़ेगा उसको, और आपको लॉस दिखाई देगा। तो ये मेरा पहला रिस्क है जो मुझे टेक केयर करना होता है कि मैं कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वहां पर मेरा क्रेडिट रिस्क कितना है। और क्रेडिट रिस्क मैं कैसे पता करूंगा? बाय वे ऑफ क्वालिटी ऑफ पेपर्स, कि उस स्कीम में, हर स्कीम में डिफाइंड होता है कि इस स्कीम में कितने % पेपर्स AAA रेटेड होंगे, कितने AA रेटेड होंगे, कितने AA से नीचे होंगे, कितने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाएंगे। जैसे हमने बात करी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट AAA रेटेड पेपर्स में होता है। हम अगर गिल्ड फंड्स या जीसेक फंड्स की बात करें, उसमें 90% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होगा। तो कॉर्पोरेट रिस्क, जो हमारा क्रेडिट रिस्क है, वो जैसे हम गिल्ट में गए वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहीं पे डिफॉल्ट करेंगे, तो मेरा क्रेडिट रिस्क वहां पर जीरो हो जाता है। लेकिन अगर यही मैं उन स्कीम्स में
में क्रेडिट रेटिंग कम है या बहुत कम रेटिंग के AA माइनस उस रेटिंग के पेपर्स लिए हुए हैं, तो फिर मेरा क्रेडिट रिस्क बढ़ जाता है। फरवरी 20 से पहले ये रिस्क उतना नहीं था, क्योंकि अगर हम AA रेटेड पेपर्स भी ले रहे थे तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड उस पर रिसर्च करके हायर रिटर्न देने के लिए थोड़ा सा पेपर क्वालिटी डाउन करके रिटर्न जनरेट कर लेते थे, और ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन जहां भी इन्वेस्टमेंट हुआ, कोविड आने के बाद हम खुद असेस करें कि क्या हम कॉन्फिडेंट हैं कि जिन कॉर्पोरेट्स ने वो पैसा म्यूचुअल फंड से लिया होगा, वो जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो पूरा पैसा ब्याज के साथ वापस कर देंगे या कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो डिफॉल्ट्स आर बाउंड टू हैपन। वो अलग बात है, वो 2-3 साल बाद पैसा मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं डिफॉल्ट की संभावना है, और इसलिए जब तक मॉरेटोरियम मिल रहा है तब तक ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं क्रेडिट रिस्क हमको परेशान करेगा इन डेट स्कीम्स, ये हम ध्यान रखें। सेकेंड फैक्टर दैट कम्स इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन आने से मेरे डेट के रिटर्न पर जो फर्क पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क। एंड वी ऑल नो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा चलता है। अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मेरे बॉन्ड्स पे, मेरे डेट स्कीम्स पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, और अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा घटेगा तो मुझे पॉजिटिव रिटर्न आएगा। ऐसा क्यों? सपोज आज मेरे पास एक 100 रुपए का बॉन्ड है, 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा मैंने आज, जिसपे 8% का कूपन रेट है, आई एम गेटिंग 8% रिटर्न। कल मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, 9% हो जाता है। जब इंटरेस्ट रेट 9% हो जाएगा तो कोई भी आदमी अगर नया बॉन्ड खरीदने जाएगा तो उसको 100 रुपए देके 9% का रेट मिलेगा। मेरा बॉन्ड जो है वो 8% का है, मेरा बॉन्ड 100 रुपए में कौन खरीदेगा? तो इफ आई वांट टू सेल माय बॉन्ड, मुझे उसका प्राइस गिराना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ा, मेरे बॉन्ड का प्राइस नीचे आ गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, मार्केट इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाते हैं, 8% की जगह 7% रह जाते हैं। अब कोई नए 100 रुपए लेके जाता है तो उसको 7% वाला बॉन्ड मिलेगा। मेरा बॉन्ड 8% का कूपन रेट लिया, तो विल आई सेल इट फॉर 100 रुपीज? आई थिंक नो वन। मैं उसके 100 के 102 मांगूंगा, 105 मांगूंगा, 110 मांगूंगा, डिपेंड्स, बट 100 रुपए में नहीं दूंगा क्योंकि मेरा कूपन रेट 8। अब ये कितना ऊपर, ये तो मुझे पता चल गया कि ये कूपन रेट चेंज होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, इनवर्स प्रोपोर्शन में। अगर बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो मुझे लॉस होगा, बैंक के इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो मुझे फायदा होगा, बट कितना? दिस डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। सपोज मेरा बॉन्ड एक्सपायर होने वाला है, अगर मेरा बॉन्ड 1 साल बाद एक्सपायर होने वाला है तो इन दैट केस जो मेरा जो 100 रुपए वाला बॉन्ड था उस पे 1% चेंज आने से 1 ही रुपए का तो फर्क पड़ेगा। 1 ही साल तो मुझे 1% का फर्क पड़ेगा, और अगर 1 साल 1% का फर्क पड़ेगा तो मेरा जो फ्लक्चुएशन है दैट विल बी ईदर 99 or 101 मैक्सिमम, इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन अगर यही मेरा बॉन्ड 5 साल 10 साल की मैच्योरिटी वाला है, यानी 10 साल तक मुझे 1% हर साल रिटर्न में अंतर झेलना है, तो अगर 1 रुपए का मैं 10 साल तक अंतर झेलूंगा, लिविंग अपार्ट टाइम वैल्यू, तो मुझे 10 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। दैट मीन्स मेरा जो बॉन्ड है उसका प्राइस 90 रुपए से लेके 110 रुपए तक फ्लक्चुएट करता है। लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, more volatile it is. इंटरेस्ट रेट रिस्क में 2 फैक्टर्स आ गए हमारे लिए। एक, मैं मार्केट के इंटरेस्ट रेट को कहां जाता हुआ देख रहा हूं इन द नियर फ्यूचर, कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है या घटने वाला है। एंड सेकेंड, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ माय बॉन्ड, कितना इंपैक्ट आएगा अगर 1% इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन आया तो मेरे बॉन्ड पर कितना फर्क, मेरे इंटरेस्ट रेट या मेरे रिटर्न पे कितना फर्क पड़ जाएगा। अब हमने जो अभी पीछे बात करी थी ड्यूरेशन के हिसाब से डिफरेंट क्लासेस की, ओवरनाइट फंड्स,
जिनकी मैच्योरिटी एक दिन की है। जो बॉन्ड कल मैच्योर होने वाला है उसमें आज इंटरेस्ट रेट 8% आए, 7% आए, 9% आए, कितना फर्क पड़ना है? 1/365%, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यानी उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। दे आर द सेफेस्ट फंड्स। कहीं उसमें ना क्रेडिट रिस्क है, क्योंकि एक दिन में क्या डिफॉल्ट करेगा? जो आज तक आदमी डिफॉल्ट नहीं कर रहा है वो कल क्या कर देगा? और ना उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क है। अगर इंटरेस्ट रेट चेंज भी हो जाता है तो ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट एक दिन में 10% ऊपर नीचे कर देगी। 25 बीपीएस, 50 बीपीएस, 100 बीपीएस, उससे मेरे बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ना, मेरी यील्ड पे। इसी के बाद आए हम लिक्विड, जहां 91 डेज का मैच्योरिटी है, थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा। और नीचे आए जहां पे मैच्योरिटी मेरी 1 साल, 2 साल, 3 साल की है, उस पर दुगने तिगने तक का फर्क पड़ जाएगा। और जीसेक पे आए तो जीसेक गवर्नमेंट बॉन्ड्स की सबकी मैच्योरिटी 10 साल, 15 साल, 20 साल होती है। तो वहां 1% फ्लक्चुएशन मार्केट में आने से मेरे रिटर्न पे 10 से 15, 20% तक का फर्क पड़ जाएगा। दैट मीन्स although GSEC or yield funds, they are said to be the best या बेस्ट फॉर्म ऑफ डेट फंड्स, क्योंकि उसमें क्रेडिट रिस्क जीरो होता है, बट दे आर द मोस्ट वॉलेटाइल फंड्स और मोस्ट रिस्की फंड्स इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो अगर मेरा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का है तब तो मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होके 5-7 साल, 10 साल में एवरेज मेंटेन कर देंगे। तो मेरा रिटर्न इंटरेस्ट रेट से भी फ्री हो गया, क्रेडिट रिस्क से भी फ्री हो गया। तो लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी के हिसाब से तो गिल्ड प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड। लेकिन अगर मुझे 6 महीने, 1 साल के लिए पैसा रखना है और मैंने पिछले 2 साल का रिटर्न या 1 साल का रिटर्न देखा जिसमें इंटरेस्ट रेट नीचे ही नीचे आए हैं और गिल्ड फंड्स मुझे दिख रहे हैं 12-14% का रिटर्न दे रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अरे वाह, इससे अच्छा तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। इक्विटी में ना होते हुए भी 12% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं और मैंने गिल्ड फंड में इन्वेस्ट कर दिया 1 साल का पैसा, और अगले 1 महीने बाद कोविड की वैक्सीन आ गई और इंटरेस्ट रेट सारे ऊपर चले गए, तो आई विल बी लैंडिंग अप विद -10%। तो मैं डेट फंड्स को सिर्फ ये देख के ना लूं कि उनका इंटरेस्ट रेट क्या है, आई हैव टू कंसिडर क्रेडिट रिस्क एज वेल एज इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड देयर ड्यूरेशन। इसके अलावा एक पॉइंट और कंसिडर करना है जो हमें बहुत छोटा सा पॉइंट है, देयर एक्सपोजर टू डेरिवेटिव्स। डेट फंड्स 5%, 10% अपने स्कीम का उनके अप्रूवल में होता है कि वो डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो दिखाते हैं डेरिवेटिव्स को कि हम हेजिंग में यूज करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हेजिंग के साथ इसमें खेल भी खेल जाते। तो जहां भी डेरिवेटिव्स में एक्सपोजर ज्यादा है उस फंड को जरा हम ध्यान से देखें कि कहीं ये सिर्फ हेजिंग में ही है या इन्होंने डेरिवेटिव्स को पुट कॉल में ले गए हैं ये कहीं अपने फायदे के लिए, हाई रिटर्न देने के लिए। क्योंकि कटथ्रोट कंपटीशन हर जगह है। आज भी हर आदमी को एक होड़ लगी हुई है कौन ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। अब वो रिटर्न कैसे देंगे? बहुत सारे ऑप्शन तो है नहीं मार्केट में। तो यही सारी गड़बड़ियां करके हम रिटर्न देने की कोशिश करते हैं कि जो हम जैसे टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस की बात करते हैं ना, वही यहाँ पर आता है कि ये लोग भी अपने स्कीम के दायरे में रहते हुए क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें इन्वेस्टर को सावधान रहने की जरूरत है कि हम कहीं डेरिवेटिव्स के चक्कर में फंस के रिस्की प्रोडक्ट में तो नहीं जा रहे। तो डेट के लिए सबसे पहले मुझे ये 3 चीजें देखनी है, 4 चीजें होगी सॉरी, क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ड्यूरेशन एंड एक्सपोजर टू डेरिवेटिव्स। ये 4 चीजें जब मैंने देख ली तो 2 टर्म्स मेरे सामने और आते हैं, एक मॉडिफाइड ड्यूरेशन और दूसरा यील्ड टू मैच्योरिटी। मॉडिफाइड ड्यूरेशन ये हमको सारी फैक्ट शीट्स में मिल जाएंगे, सारी चीजें हमको, कोई भी आप फंड की फैक्ट शीट उठाएंगे उसमें सारी चीज छपी होती है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है? क्या करना है इसमें? एनी क्वेरी? बार-बार फोन कर रहा है। ओके, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है? इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ईयर्स। फैक्ट शीट में आप देखेंगे तो किसी भी फंड की मॉडिफाइड ड्यूरेशन लिखी होती है कि 3 इयर्स, 2.5 इयर्स, 6 इयर्स। भले ही वो ईयर्स में लिखी होती है, बट दैट शोज द अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन दैट इज गोइंग टू हैपन
for every 1% of interest rate in the market. अगर मार्केट में 1% का इंटरेस्ट चेंज होगा तो मेरी स्कीम में कितने परसेंट का चेंज आएगा? दैट इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन. अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन 3.5 इयर्स लिखी है, दैट मीन्स अगर मार्केट में 1% का चेंज आएगा तो मेरी स्कीम में 3.5% का चेंज आएगा. अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन 6 महीने लिखी है, दैट मीन्स मार्केट में 1% का चेंज आएगा, आधे % का चेंज आएगा. So modified duration tells us the percentage of change that is going to impact my scheme for every 1% change in interest rates. तो जो हम ड्यूरेशन की बात कर रहे थे कि कितना ड्यूरेशन है, वो अगर मेरे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन से हिसाब लगा सकता हूं. सेकंड पॉइंट इज YTM, yield to maturity. यानी ये होती है जो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड ने जिन स्कीम्स में कर रखा है, वो जिस परसेंटेज पे बॉन्ड्स हैं उनका एवरेज क्या है. अगर मैं मैच्योरिटी तक उन सारे पेपर्स को होल्ड करूं, उसमें ट्रेड ना करूं, तो मुझे क्या इंटरेस्ट आने वाला है, क्या मुझे रिटर्न आने वाला है. सपोज यील्ड टू मैच्योरिटी कहीं लिखी हुई है 8.79%. इसका मतलब मेरे पास जो म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग्स हैं उसकी एवरेज इंटरेस्ट रेट 8.79% है. अब मेरे लिए टेंटेटिव रिटर्न निकालना आसान हो गया. एक और फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो. एक्सपेंस रेशियो मतलब हर म्यूचुअल फंड में से, जैसे हम इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें बहुत सारे चार्जेस कटते हैं ना, ऐसे ही म्यूचुअल फंड में जो चार्जेस कटते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो. सेबी ने ये फिक्स कर रखी है कि हर फंड का एक्सपेंस रेशियो उन्होंने फिक्स कर रखा है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता. और जब उन्होंने फिक्स कर रखा है तो हर फंड को डिक्लेयर करना होता है कि हमने कितना, कि हमारा एक्सपेंस रेशियो क्या रहा है, वो उसके अंदर है या नहीं जो लिमिट है. सपोज सेबी ने फिक्स करा कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.75% रहेगा, तो द फंड हैज टू डिक्लेयर कि मेरा एक्सपेंस रेशियो कितना रहा. It may be 1.7%, it may be 1.5%, it may be 1.2%, anything. उसको अपने सारे एक्सपेंसेस उसी के अंदर पूरे करने हैं, वो उसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं ले सकता. अब मेरे लिए पॉइंट क्या आ जाता है, मुझे यील्ड टू मैच्योरिटी पता चल गई और मुझे एक्सपेंस रेशियो पता चल गया. Then I can work out the tentative return of that fund. Yield to maturity minus expense ratio. अगर मैंने पूरा पोर्टफोलियो एंड तक रखा तो मुझे 8.79% मिलने वाला है, बट इसमें से मेरा 1.5% खर्च हो जाएगा अपने मैनेजमेंट के लिए. तो मेरे हाथ में एक्चुअली क्या आएगा जो मैं अपने इन्वेस्टर्स को बांटूंगा, 8.79 या 8.8 माइनस 1.5, 7.3% के आसपास का रिटर्न आएगा. अगर मैं ट्रेडिंग ना करूं, अगर मैंने उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं करी तो फिर मुझे मोटा मोटा इतना रिटर्न आएगा. ये मुझे पता चल गया. इसमें ये कुछ साल पहले तक, 2-3 साल पहले तक इस पर कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन लेवल्स बढ़े, इन्वेस्टर्स अवेयर हुए, लोगों ने यील्ड टू मैच्योरिटी पे ध्यान देना शुरू कर दिया कि यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है और एक्सपेंस रेशियो क्या है. इससे क्या हुआ, म्यूचुअल फंड्स ने अपनी यील्ड टू मैच्योरिटी बढ़ा दी और सबको बताना शुरू कर दिया, सर हमारी YTM 9 हो गई, भाई हमारी YTM 12 हो गई, हमारी YTM 14 हो गई. यहां पर हमें कॉशियस रहने की जरूरत है कि अगर YTM 12 या 14 हो गई तो कैसे हो गई. आज कहीं भी जब रिटर्न नहीं मिल रहा है, कहीं भी 7%, 8% कोई देने को तैयार नहीं है, तो आपने इन्वेस्टमेंट कहां कर दिया जो आपकी YTM 12 और 14 पहुंच गई. और दूसरे फंड्स ने क्यों नहीं करा अगर वहां ऐसी कोई जगह है तो. इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने ज्यादा रिटर्न देने के चक्कर में रिस्क की जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया. हायर इंटरेस्ट रेट तो वही देगा ना जहां कहीं ना कहीं रिस्क होगा. तो ये मुझे और देखना है कि सिर्फ YTM और एक्सपेंस रेशियो के साथ ये भी देखना है कि मेरे इन्वेस्टमेंट कहाँ है, कहीं बहुत ज्यादा रिस्की जगह तो नहीं हो गया. तो मोटी मोटी ये चीजें अगर हम देख लें तो एक अच्छी डेट स्कीम हम चूज कर पाएंगे. ब्रॉडली क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ड्यूरेशन, ये चेक करने के लिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन एंड YTM
बट वाईटीएम देख के थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाईटीएम तो नहीं आ रही है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाईटीएम आ रही है तो वी हैव टू बी कॉशियस कि क्यों आ रही है। इसके बाद हम आते हैं इक्विटी पर। कि इक्विटी में हम कोई स्कीम कैसे चूज करेंगे। इक्विटी के ब्रॉड पैरामीटर्स मैंने आपको बताए कि हमने पहले डेट इक्विटी रेशियो निकाला, वहां से परसेंटेज निकाला कि मुझे कितना परसेंट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद मैंने क्लास सेलेक्ट करा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, हाइब्रिड, सेक्टोरियल, थीमेटिक, कहाँ जाना चाहता हूँ मैं। एक बार वो क्लास से मेरा सेलेक्ट हो गया, अब मैं उसमें ये देखना चाहता हूँ कि इसमें से मैं बेस्ट स्कीम कौन सी निकाल सकता हूँ इस क्लास में। एक नॉर्मल सर्वे में देखा कि इसका सबसे अच्छा तरीका है, लोग कहते हैं जब मैंने इतना काम कर लिया तो फिर क्या मुश्किल रह गया। किसी भी इन्वेस्टमेंट साइट पे जाओ और वहां देख लो टॉप लार्ज कैप स्कीम, टॉप 10 लार्ज कैप स्कीम्स आएंगी, उसमें हम इन्वेस्ट कर देंगे, उसमें से बेस्ट निकाल लेंगे। एक चीज का ध्यान रखें या एक सवाल अपने आप से पूछें, डेटा सबके लिए सेम है, एनएवी सबके लिए सेम है, रॉ फिगर सबके लिए सेम है, तो जब आप 5 डिफरेंट कंसल्टेंसी साइट्स को विजिट करेंगे तो टॉप 5 स्कीम्स कैसे सेम नहीं आएंगी। दे मस्ट बी द सेम। लेकिन अगर हम देखेंगे तो वो 500 सेम नहीं आती। एक साइड पे टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स कुछ आ रहे होंगे, दूसरी पे कुछ आ रहे होंगे, तीसरी पे कुछ आ रहे होंगे। यहां पर हमें कॉशियस होना है। ये होता कैसे है? ऐसा नहीं कोई गलत फिगर्स है, सब कुछ सही है, यहां पर थोड़ा सा बायस रोल प्ले कर जाता है। मेरी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है सपोज, मैंने अपनी साइट पे 5 स्कीम लगाई, मुझे टॉप 5 म्यूचुअल फंड लगाने हैं लार्ज कैप, जो मेरी चॉइस का है वो नंबर 4 पे आ रहा है। गड़बड़ हो रही है, इसको ऊपर लाना है, कैसे लाऊं? मैंने पहला क्राइटेरिया डाला, स्कीम्स ओनली 4 स्टार रेटेड स्कीम्स, 4 स्टार और अबव या 3 स्टार और अबव। एक स्कीम जो ऊपर थी वो 2 स्टार थी, जैसे मैंने एक फिल्टर लगाया एक स्कीम उड़ गई, मेरा फंड तीसरे नंबर पे आ गया। दूसरा फिल्टर लगाया मैंने, स्कीम्स हैविंग टोटल एसेट्स ऑफ एटलीस्ट 5000 करोड़। अब एक स्कीम थी उसका 4000 करोड़ ही था, उड़ गई, मेरी स्कीम नंबर 2 पे आ गई। मैंने तीसरा फिल्टर लगाया, स्कीम्स विच आर इन द मार्केट फॉर एटलीस्ट 10 years। जो एक और स्कीम थी वो 8 ही साल से थी मार्केट में, वो भी उड़ गई, मेरी स्कीम नंबर 1 पे आ गई। जो चौथे नंबर पे आ रही थी वो मैं 1 मिनट में नंबर 1 पे ले आया बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी डेटा को डिफाइन किए हुए। नीचे एक छोटा सा स्टार लगाया, कंडीशन अप्लाई। और वो कंडीशंस क्या है, वो कहीं छोटी छोटी छाप भी दी जाए तो, कि वी हैव कंसिडर्ड ओनली स्कीम्स इन मोर देन 10 years इन द मार्केट विद AUM मोर देन 10,000 और 5,000 करोड़, जो भी हमने तय करा, और ऑफ 3 स्टार और अबव लेवल। बस ये मैंने कंडीशंस लगाई और मेरी स्कीम नंबर 1 पे आ गई। तो ये ऑनलाइन एडवाइस से हम कहीं ना कहीं धोखे में ना आए, ये देख लें कि जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, या हम 4-5 साइट्स विजिट करें तो हमें मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि गड़बड़ हो क्या रही। अब लेते हैं कुछ टर्म्स जो हमारे संग नॉर्मली यूज होते हैं और एक अच्छी स्कीम सेलेक्ट करने में हमको फायदा देंगे। पहला जो हम टर्म सुनते हैं अक्सर, दैट इज अल्फा। स्कीम का जो भी हमारे पास आएगा वो साहब इस स्कीम का अल्फा बहुत बढ़िया है। अब हम उससे ये नहीं पूछ पाते अल्फा का मतलब क्या है। अल्फा बहुत बढ़िया है, अल्फा मीन्स द परसेंटेज रिटर्न which the scheme has given over and above its benchmark। बेंचमार्क से कितना ज्यादा मेरी स्कीम ने दिया है, दैट इज अल्फा। यानी मेरा अगर बेंचमार्क ने 10% का रिटर्न दिया है और मेरी स्कीम ने 12% का रिटर्न दिया है, तो अल्फा विल बी 2। अगर मेरी स्कीम ने 6% का रिटर्न दिया है, अल्फा विल बी -4। तो सिंपल ये दिखाता है कि मेरी कैटेगरी में जो बेंचमार्क है इस कैटेगरी का, उससे कितना ज्यादा या कितना कम मेरी स्कीम ने रिटर्न दिया, दैट इज कॉल्ड अल्फा।
अल्फा के साथ एक और टर्म यूज होता है बीटा. बीटा इज मार्केट सेंसिटिविटी, यानी मार्केट में एक सर्टेन परसेंटेज में चेंज आने के साथ मेरी स्कीम में कितना चेंज आएगा, द रिस्क एसोसिएटेड विद द स्कीम और द रिस्क एसोसिएटेड बाय इन्वेस्टिंग इन द मार्केट. अगर मार्केट में 10% चेंज आया और उस 10% मार्केट में चेंज आने से मेरी स्कीम में 15% चेंज आ गया, यानी मार्केट 10% बढ़ा, मेरी स्कीम 15% बढ़ गई, तो बीटा इज 1.5. मार्केट 10% घटा, मेरी स्कीम 15% घट गई, बीटा इज अगेन 1.5. बट अगर मार्केट प्लस जा रहा है और मेरी स्कीम वापस आ रही है, देन बीटा इज नेगेटिव. बीटा बिकम्स नेगेटिव. यानी मार्केट के चेंज के हिसाब से मेरी स्कीम कितना ज्यादा मूव कर रही है, उसी से मेरा रिस्क और रिटर्न मल्टीप्लाई हो गया. बीटा जितना ज्यादा है उतना ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड. अगर बढ़ा या उसका प्रोपोर्शन क्या था रिस्क लेने का. थर्ड, स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब, या स्टैंडर्ड डिविएशन से पहले एक और टर्म ले लें, मीन. मीन क्या होता है कि एवरेज मेरी स्कीम क्या रिटर्न दे रही है. अगर मेरी स्कीम ने एक साल 12% का रिटर्न दिया, दूसरे साल, दैट इज सिंपल एवरेज. एक साल 12%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 8%, तो एवरेज विल बी 10%. दैट इज कॉल्ड मीन. और मीन के साथ आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मेरी स्कीम जो मीन रिटर्न वो दिखा रही है उससे कितना डिविएट कर सकती है. माइनस एंड प्लस बोथ साइड. दैट मीन्स अगर मेरी स्कीम का मीन 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है, इसका मतलब मेरा जो रिटर्न होगा वो 90 से लेके 130 तक का होगा. यानी अगर मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करे तो वो 100 रुपए हो सकता है 90 रह जाए या 130 हो जाए. ये मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि जो मीन है उस मीन से रिटर्न कितना डिविएट हो सकता है, या एवरेज 3 साल में कितना डिविएट करा है. अगेन मीन 10, स्टैंडर्ड डेविएशन 20. इसका मतलब मेरा जो रिटर्न है वो 90 भी आया है कहीं पर और कहीं पर 130 भी गया है, जिसकी वजह से इसका मीन 110 आ गया. तो ये भी एक रिस्क मेजर करने का तरीका. ये सारे इक्विटी के इन्वेस्टमेंट्स हैं कि जब हम शेयर से डील कर रहे हैं, इक्विटी से डील कर रहे हैं, तो मुझे रिस्क तो बताओ कि कितना ऊपर नीचे जा सकता है. हम देख तो रहे हैं कि रिटर्न मेरा इसमें 30% का रिटर्न आ रहा है पिछले 1 साल में, बट प्लस 30 है या इसमें नीचे जाने की क्या संभावना है, वो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा. एक और टर्म यूज होता है, दैट इज शार्पे रेशियो. SHARPE, शार्पे रेशियो. शार्पे रेशियो बताता है कि कोई भी रिटर्न, मतलब जो रिटर्न मेरी स्कीम ने दिया वो रिटर्न लेने के लिए उसने कितना रिस्क लिया. रिटर्न बाय टेकिंग हाउ मच रिस्क. अगर मेरी स्कीम ने रिटर्न तो बहुत अच्छा दिया लेकिन उसी के हिसाब से रिस्क भी बहुत ले लिया, तो मेरा पोर्टफोलियो तो हेवी रिस्क पे था ना. ये तो चांस है कि मार्केट बढ़ गया, अगर ये मार्केट नीचे जाता तो मुझे उतना ही नुकसान हो जाता. तो इससे मुझे ये पता चलता है कि जो हायर रिटर्न दिखाई दे रहा है, was it because of the good decisions of the fund manager or the management, or was it because of the risk taken. अगर वो शार्पे रेशियो मेरा हायर है, जितना हायर शार्प रेशियो उतना अच्छा. तो अगर शार्पे रेशियो हायर है तब तो मुझे ये पता चल रहा है कि हाँ, ये
फंड मैनेजर के डिसीजंस अच्छे लिए उसने, उसकी कॉल्स अच्छी थी, जिसकी वजह से मुझे रिटर्न जनरेट हुआ। लेकिन अगर शार्पी रेशियो डाउन है और फिर भी रिटर्न आया है, इसका मतलब ये फंड मैनेजर ने कुछ नहीं करा, इसने रिस्क बढ़ा दिया। रिस्क बढ़ गया, मार्केट बढ़ा तो मुझे रिटर्न आ गया, लेकिन अगर ये मार्केट नीचे जाता तो मैं फंस भी सकता। शार्पी रेशियो इज अ मेजर ऑफ टोटल रिस्क। और यही अगर हम सिस्टमैटिक रिस्क की बात करें तो द रेशियो दैट कम्स इज कॉल्ड टेनर रेशियो, ट्रेनर, TREYNOR, ट्रेनर रेशियो। ये रेशियो भी सेम है, जितना हायर उतना अच्छा। ये भी वही बताता है कि कितना रिस्क लेके मेरे को कितना रिटर्न दिया गया, बट शार्पे रेशियो टोटल रिस्क बताता है और ये सिस्टमैटिक रिस्क बताता है, मार्केट का रिस्क, जस्ट वन रिस्क। सॉरी। सॉरी। तो हमें पता चले अल्फा, बीटा, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो। सॉरी। ये कुछ एक जनरल टर्म्स हैं जो मुझे समझ में आए कि इक्विटी स्कीम सेलेक्ट करने से पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। एक बीच में काफी रेशियो कॉमन रहा था, दैट वाज पीई रेशियो। कुछ एक फंड्स भी है मार्केट में पीई फंड करके, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग क्या कहता है? प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग जितनी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू प्राइस, पी डाउन होगा, और प्राइस जितना ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू अर्निंग, दैट विल बी हायर पी। तो कुछ फंड्स ने कॉन्सेप्ट निकाला कि हम सिर्फ पीई पर चलेंगे। हमने अपनी रेंज तय कर ली कि इस रेंज में पी रहेगा। जैसे एग्जांपल दूं आपको, 2008 में अब तक का सबसे बड़ा क्रैश कहा जाता है इफ वी नेग्लेक्ट दिस कोविड। तो 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो मार्केट पी दैट वाज एट द लेवल ऑफ 29 पहुंच गया था पी रेशियो। और जब वो मार्केट नीचे आता गया तो वो नीचे आते आते 12 पर आ गया था पी। अगर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करें, कोई भी स्कीम जिसका पी 10-12 तो एक आइडियल सिचुएशन है इन्वेस्टमेंट की, वहां से लेके 17, 18, 20 तक भी है तो दैट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। 20 से लेके 25, 26, 27 तक अगर पी है तो हम कर सकते हैं, सोच समझ के करें। और 27, 28 के ऊपर अगर पी है तो दैट मीन्स द प्राइस ऑफ शेयर इन द मार्केट इज मच हायर एज कंपेयर टू इज अर्निंग, यानी वो महंगा हो चुका है। महंगा होने का मतलब ये कभी भी गिर सकता है, तो टेक कॉशन। दैट इज नॉट अ यूनिवर्सल फिनोमेना, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनका पी बहुत ऊपर तक चला जाता है और कुछ का बहुत नीचे भी चला जाता है। बट एज अ जनरल केस हम ये मान सकते हैं कि अगर पी रेशियो इस लेवल में है तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब पी फंड्स ने क्या करा, उन्होंने एक क्राइटेरिया बना लिया कि अगर मेरा मार्केट का पी 20 तक है तो हम 90% इक्विटी में रहेंगे। जैसे जैसे ये 20 से ऊपर बढ़ता जाएगा, फॉर एवरी 1 or 2%, जस्ट एग्जांपल, फॉर एवरी 2% हम 10% इक्विटी कम कर देंगे। जब ये पी 30 पे पहुंच जाएगा तो हमारा इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट 50% रह जाएगा इक्विटी में। अगर उससे भी ऊपर बढ़ता जाएगा तो हम और डाउन करते जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ पीई को बेस मान के हम अपना डेट और इक्विटी का कंपोजिशन चेंज करते जाएंगे, जिससे कि हमारा रिस्क अपने आप एडजस्ट होता जाएगा। अगर पी 30 पे आ गया, दैट मींस हमें लग रहा है मार्केट गिरने वाला है, हमने इक्विटी 50% पे कर दिया। जब मार्केट गिरेगा, जैसे जैसे पी नीचे आएगा, हम वापस उसमें इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाते जाएंगे। तो इससे इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पता चला कि पीई कॉन्सेप्ट उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। पीई सही तो दिखा रहा है, एक अच्छा आपको साइट तो दे रहा है, विजन तो दे रहा है, लेकिन बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है।
क्योंकि कुछ फैक्टर्स कभी ऐसे आ जा रहे हैं जिसकी वजह से या तो प्राइस एकदम ऊपर चला जा रहा है या शॉर्ट टर्म के लिए अर्निंग डाउन हो जा रही है। अब शॉर्ट टर्म के लिए अगर अर्निंग डाउन हो गई तो मेरा ऐसा थोड़ी है मेरी इंडस्ट्री खराब हो गई या मेरा स्टॉक अब इन्वेस्ट करने लायक नहीं रहा। जैसे अभी के इन्वेस्टमेंट की बात करें, अभी के सिनेरियो की, अभी के सिनेरियो की हम बात करेंगे तो पीई तो किसी स्टॉक की सही समझ में आ ही नहीं रही है। स्टॉक्स आधे हुए, अर्निंग 1/10 पे पहुंच गई, पी बहुत ऊपर चली गई। लेकिन क्या ये इन्वेस्टमेंट का अच्छा टाइम नहीं था? ये जो कोविड में सिचुएशंस आई, ये हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी, इसने सारे पी रेशियो गिरा दिया। इसी तरह की कई सारी सिचुएशंस पहले भी आ चुकी। सॉरी। तो हमें कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि पी से बेटर भी कुछ होना चाहिए। And that turned out to be PB ratio, price to book value ratio। मेरे पास जो एसेट्स हैं उनके मुकाबले मेरे शेयर का क्या प्राइस है। अब ये ज्यादा अच्छी चीज बताने लगा, क्योंकि अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में मेरा प्राइस राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है, मेरे एसेट्स की वैल्यू उतनी तेजी से ऊपर नीचे नहीं जा रही, मेरे एसेट्स स्टेबल है, तो अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली मेरा प्राइस ऊपर चला गया तो मेरा पीबी पे उतना फर्क नहीं पड़ा, या बहुत नीचे आ गया तो भी मुझे दिख रहा है कि मेरे पास एक बुक साइज अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट प्राइस ऊपर नीचे भी दिख रहा है तो बुक वैल्यू स्टॉक इनके एसेट्स की इतनी है कि आई कैन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। तो ये बुक वैल्यू, ये जो पीबी रेशियो था, ये भी अब यूज होने लगा है पीई के साथ। तो व्हेन वी टेक एनी डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ पीई रेशियो, हमें पीबी भी कंपेयर करना बहुत जरूरी। एक और गलती करते हैं हम लोग। ये गलती क्या होती है, हम पास्ट सेवरल इयर्स के रिटर्न चेक करते हैं। सपोज हम किसी साइट पे गए और हमने उसके रिटर्न चेक करना शुरू करा, तो मैं क्या करता हूं, मैंने देखा 1 ईयर रिटर्न, 1 ईयर में ये फंड कहां पर स्टैंड कर रहा है, 3 ईयर रिटर्न, 3 ईयर में कहां स्टैंड कर रहा है, 5 ईयर्स में कहां स्टैंड कर रहा है, 10 ईयर्स में कहां स्टैंड कर रहा है। एंड दैट इज कॉल्ड द CAGR, जो यहाँ पे साइट्स पे अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, एनालाइज रिटर्न। सिंपल। गड़बड़ कहां होती है, सपोज मेरा एक फंड 2015 से आया, 2015 में उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 16 में अच्छा रिटर्न दिया, 17 में अच्छा दिया, 18 में दिया, 19 में दिया, 20 में एकदम से किसी वजह से उसमें डाउन आ गया, डाउनफॉल आ गया और 50% का नेगेटिव रिटर्न दे दिया उसने। भाइयों में लड़ाई हो गई, फैक्ट्री शटडाउन हो गई, एनी रीजन व्हाटसोएवर। एक साल में मेरा रिटर्न एकदम से डाउन हो गया। अब जब नेक्स्ट ईयर में वो चार्ट देखूंगा मैं, तो क्या दिखाएगा, 1 ईयर रिटर्न -50%, 2 ईयर रिटर्न 5 साल का एवरेज फिर बहुत कम, 3 ईयर रिटर्न फिर बहुत कम, 4 ईयर रिटर्न फिर बहुत कम, 5 ईयर रिटर्न फिर बहुत कम। जब मैं उसको चार्ट्स में सर्च करूंगा तो 1 ईयर रिटर्न में तो वो नीचे आएगा ही आएगा, बट वो अपने 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न भी खराब कर देगा उसका, जो कि बहुत अच्छे थे। डिसीजन लेने में मुझे ये समझ में आएगा कि ये फंड तो हमेशा से ही खराब है, इसका 1 ईयर रिटर्न देख रहा हूं तो भी डाउन है, 3 ईयर देख रहा हूं तो भी डाउन है, 5 ईयर देख रहा हूं तो भी डाउन है। और मैं कोई ऐसा फंड चूज कर लूंगा जिसने एक साल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न देके अपने सारे रेशियोज को ठीक कर लिया। तो जब भी हम रिटर्न्स देख के फैसला लें तो हम सिर्फ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न ना देखें जो एवरेज रिटर्न्स होते हैं, बल्कि हम देखें ईयर ऑन ईयर रिटर्न, Y-to-Y, YOY रादर, ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर रिटर्न आपको दिखाएगा कि उसने 2017 में क्या करा, 2018 में क्या करा, 2019 में क्या करा और 2020 में क्या करा। तो आपको अलग से दिख जाएगा कि 3 साल तो बहुत अच्छा कर रहा था, एक साल में इसमें कुछ गड़बड़ हो गया। सो दैट विल समवेयर हेल्प मी इन टेकिंग द डिसीजन कि मैं कैसे डिसीजन लूं
और क्या ये फंड हमेशा से खराब रहा है या एक साल में कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम आई। अगर मैं ये ट्रेस आउट कर पाता हूं कि एक ही साल में प्रॉब्लम आई, तो मैं ये निकाल पाऊंगा कि हाँ ऐसा क्या हुआ उस एक साल में। अगर उस एक साल पे मैं सर्च करने की कोशिश करूंगा तो मुझे रीजन मिल जाएगा। दिस वाज द प्रॉब्लम जिसकी वजह से एक साल में उसने इतना नेगेटिव रिटर्न दिया। अगर हम ये देख सकते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है या नहीं है, क्योंकि बाकी तो कंपनी ठीक है, एक साल में गड़बड़ हुई, उस प्रॉब्लम को अगर हमने देख लिया, समझ लिया, तो शायद हम उस कंपनी में इन्वेस्ट या उस स्कीम में इन्वेस्ट करें जो अदरवाइज हम बिल्कुल नहीं करते। हमें वो स्कीम बहुत नीचे दिख रही थी चार्ट्स में। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करते समय हमें ये सारे फैक्टर्स को भी ध्यान रखना है, अल्फा, बीटा, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, टेलर रेशियो, then PB, PE and Y/Y instead of CAGR। बहुत सारे फैक्टर्स हो रहे हैं, लेकिन हाँ जब हम लॉन्ग टर्म डिसीजन दे रहे हैं, जो पहले मैंने चार्ट्स दिखाए थे उसका पर्पस यही था कि जब एक बार इन्वेस्ट करके हमें 3-4 साल के लिए छोड़ देना है, तो एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार तो टाइम देना पड़ेगा। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं अपने सारे साथियों से कि वेल्थ मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इसको इस लिहाज से देखें कि मेरी इनकम क्या है। ये बहुत जरूरी है। हम सोचे इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, ये कौन करेगा, सब बेकार के काम है, जैसे कर रहे हैं वैसे ठीक है। लेकिन ये समझें, आज अगर मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए मैं कितने मैनाज दे रहा हूं। और अगर ये अपने आज सारे मैनाज छोड़िए, सिर्फ अपने ही आज देख लें, 10 घंटे अगर हम दिन में काम करते हैं और 25 दिन तक, तो 250 घंटे काम करके मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। अगर आज मेरी सेविंग्स 50 लाख ही है, 50 लाख को मैंने 10% पे इन्वेस्ट करा, 5 लाख रुपए, मोटा मोटा 40-50 हजार रुपए महीना। इसका मतलब मुझे हर महीने 15 दिन देने चाहिए उसके लिए, अगर प्रोपोर्शनेट जाए। और हम हर महीने 15 दिन क्या, महीने में 15 दिन क्या, एक बार एक दिन अगर पूरा इस पे लगा देंगे तो ये सारी रिसर्च हो जाएगी। टाइम देना पड़ेगा, टाइम के बिना हम चाहें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। और रिटर्न हमें ही मिलने वाला है, कोई और रिटर्न नहीं ले जाएगा इसका। सो दीज वर सम पॉइंट्स जो हम कंसिडर करना चाहिए हमें इक्विटी या डेट स्कीम सेलेक्ट करने से पहले। यहां तक मेजर टॉक हमारा एक रास्ते पे पहुंच गया है, एक स्टेप पे, स्टॉपेज पे। 2 चीजें मैं और लूंगा, एक अब्रिविएशंस, क्या क्या अब्रिविएशंस यूज होते हैं इस इंडस्ट्री में, एंड देन फाइनली टैक्सेशन। यहां तक की जर्नी में कोई क्वेरीज किसी तरह की, या हम सब बाद में लेंगे इकट्ठे। रितेश भाई आगे चलें, क्वेरीज एट द एंड। ठीक है ना भाई? राइट। तो नॉर्मली जो अब्रिविएशंस यूज होते हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। एक होता है AMC, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। नॉर्मली वो कंपनी जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था, बिरला, टाटा, कोटक, SBI, निप्पॉन, ये सब AMCs हैं। AMFI, Association of Mutual Funds in India, just a body controlling the AMCs. AUM, अक्सर हम बात करते हैं कि इस स्कीम का AUM क्या है। AUM is assets under management, कितना पैसा उस स्कीम में लगा हुआ है। ये भी देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एक स्कीम है जिसमें 20,000 करोड़ रुपए है, एक स्कीम है जिसमें 20 करोड़ रुपए है, रिटर्न्स हम मैच कभी नहीं कर सकते। 20 करोड़ वाली स्कीम एकदम से 200% का भी रिटर्न दे देगी और एकदम से -50% भी दे देगी। 20,000 करोड़ की स्कीम में ऐसा नहीं होगा। डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाएगा, रिटर्न्स ज्यादा एवरेज आउट हो जाएंगे। ब्रिक्स, BRICS, ये जब भी डेवलपिंग नेशंस की बात होती है तो ब्रिक्स आ जाता है, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। CAGR अभी मैंने बताया, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ELSS,
टैक्स सेविंग स्कीम 80C में, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ELSS, KYC हमारे सारे इन्वेस्टर्स को करानी होती है, नो योर कस्टमर, आजकल हर जगह हो रही है, सबको पता है, फोटो, आधार, पैन। NAV, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू मतलब टोटल मेरा जो इन्वेस्टमेंट है AMC के पास, उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन, दैट मींस वैल्यू पर यूनिट, नेट एसेट वैल्यू। SOA, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, मेरा सिंपल जो इन्वेस्टमेंट का स्टेटमेंट निकलता है दैट इज कॉल्ड SOA। देन एक जो एड्स आते हैं जितने म्यूचुअल फंड के, उसके बाद में बहुत तेजी से बोलते हैं वो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट्स होते हैं या स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं कभी कभी, ये 3 होते हैं, KIM, SID एंड SAI, KIM, SID एंड SAI। KIM इज की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। SID इज स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जो एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्कीम की सारी इंफॉर्मेशन होती है। एंड SAI इज स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहली बार जब स्कीम लॉन्च होती है तो SID फाइल होता है, स्टेटमेंट स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, और उसके बाद जितने भी उसमें चेंजेस होते हैं वो SAI के माध्यम से होते हैं, और इन दोनों की समरी KIM में होती है, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो अगर हमें पढ़ना है तो SID या SAI की जगह हम सिर्फ KIM पढ़ लें तो हमारा काम हो जाए। इसके अलावा 3 टर्म्स और आते हैं, SIP, STP एंड SWP। SIP इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब हम एक RD की तरह एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने एक स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिकली हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये हम तब यूज करते हैं जब हमारी रिकरिंग इनकम में से हमें थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने किसी पर्टिकुलर स्कीम में लगाना है। दूसरा आता है STP। सॉरी, STP इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान तब यूज होता है जब मेरे पास एक मुश्त पैसा है, अब लेकिन मैं इक्विटी में पार्टिसिपेट धीरे धीरे करना चाहता हूँ, हर महीने थोड़ा थोड़ा। तो या तो ऑप्शन ये है मैं बैंक में पैसा रखूं और SIP लगा दूं, या उससे बेटर ऑप्शन ये होता है कि 4% की जगह मैं लिक्विड में पैसा रख दूं जहां मुझे 6-7% रिटर्न आ जाएगा, और वहां से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा एक फिक्स्ड अमाउंट SIP की तरह मैं इक्विटी में ट्रांसफर करता जाऊं। इन्वेस्टमेंट मैंने एक बार कर दिया, वहां से ट्रांसफर मैं धीरे धीरे कर रहा हूं। सो दैट इज कॉल्ड STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। और इसका जस्ट उल्टा होता है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है कि मैंने एक बार में पैसा लगा दिया, अब मैं धीरे धीरे हर महीने उसमें से एक रेगुलर अमाउंट चाहता हूँ। जैसे पोस्ट ऑफिस में MIS होती है, मंथली इनकम स्कीम, हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपके पास आ जाता है। यहाँ हम क्या करते हैं, जितने अमाउंट का SWP लगाते हैं वो उतने अमाउंट का रिडम्पशन आपके घर पे भेज देंगे। स्कीम में ग्रोथ ज्यादा होगी, अमाउंट बढ़ जाएगा, स्कीम में ग्रोथ कम होगी, अमाउंट कम हो जाएगा, बट आपके पास हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आता है। तो जहां पर सीनियर सिटीजन या कोई आदमी एक फिक्स्ड इनकम हर महीने चाहता है, वहां पर ये SWP यूज किया जाता है। Last, we come to the taxation aspect. हमने इतनी सारी स्कीम्स के बारे में बात करी, इतनी तरह की, इतनी क्लासेस की स्कीम्स होती हैं। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सिर्फ 2 तरह की स्कीम होती है, या एक ही तरह की स्कीम। इनकम टैक्स एक्ट में तो एक ही तरह की स्कीम बताई गई है। सॉरी, इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ ये बताता है कि इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम का टैक्सेशन कैसे होगा। दैट मीन्स
सेक्शन 1038 में इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम को डिफाइन किया गया है। क्या होती है इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम? जिसमें 65% of more of the investable funds are invested in equity shares of domestic companies. This is very important, of domestic companies. इसका मतलब जितने भी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती हैं जो फॉरेन में इन्वेस्ट कर रही हैं, आपने यूएस डेवलपमेंट स्कीम आ गई या इंटरनेशनल इक्विटी स्कीम आ गई, जो भी फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हैं, उसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं हमें इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो पहली कंडीशन है 65% or more of the investable amount should be invested in equity shares of domestic companies. Second condition is mutual fund should be set up as per section 1023D. 1023D में वो कह रहे हैं कि it should be registered with SEBI या set up by public sector bank or financial institution or authorized by RBI. तो ये तो होता ही है, ऐसी कोई स्कीम अभी नहीं है जो ये कंडीशंस फॉलो ना कर रही हो। तो हमें बस ये देखना है इक्विटी ओरिएंटेड होने के लिए 1038 के हिसाब से कि 65% शुड बी इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। और 65% कैसे निकालेंगे? इट इज द एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेजेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ना ये फिगर्स होती है ना हम वर्कआउट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। ये हमको फैक्ट शीट में लिख के मिल जाता है कौन सी स्कीम इक्विटी ओरिएंटेड है और कौन सी नहीं। तो या तो स्कीम इक्विटी ओरिएंटेड होगी और जो स्कीम इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती है उसको हम कहेंगे एनी स्कीम अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड। अब इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स या म्यूचुअल फंड स्कीम्स के टैक्सेशन में दो तरह की चीजें हमें ध्यान रखनी है, एक डिविडेंड, दूसरा कैपिटल गेन। एक तो वो हुआ जब हमने पैसा लगा दिया उस पर हर महीने डिविडेंड, हर महीने या जब भी बीच बीच में डिविडेंड आ रहा है, और कुछ पैसा वो होगा जब हमने अपना पैसा वापस लिया तो दैट विल कम अंडर कैपिटल गेन। डिविडेंड कैसे टैक्सेबल होता है? अभी जो हम रिटर्न भर रहे हैं दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 1920, फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 dividends of equity oriented mutual funds as well as debt other than equity are exempt. They are not taxable provided the total income from dividends is not more than rupees 10 lakhs. अगर इनकम डिविडेंड इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो सेक्शन 115 BBDA लग जाएगा और उस पर 10% टैक्स लग जाएगा। तो अगर 10 लाख तक की हमारी डिविडेंड इनकम है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। एंड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1420 इट इज टैक्सेबल एट स्लैब रेट्स। ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि पहले भले ही हमारे हाथ में डिविडेंड एग्जाम था, उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था, विच वॉज 10% in case of equity and 25 or 30% in case of debt. Effectively, after surcharge and cess, it was 11.65% in case of equity and 29.12 and 34.95% in case of debt. तो ये जो इतना वेरिएशन था, अब वहां क्या प्रॉब्लम आ रही थी? एक बुजुर्ग आदमी है जिनकी और कोई इनकम नहीं है, उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा और वो डिविडेंड ले रहे हैं। हम सोच रहे हैं डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, बट वहां से 11.648% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कट जा रहा है, जिसका इंपैक्ट हमें झेलना पड़ रहा है। अगर ये इनकम हमारे हाथ में आती, उन बुजुर्ग साहब के हाथ में आती, तो उनको कुछ भी टैक्स नहीं देना होता, ही वाज बिलो टैक्सेबल, और कोई इनकम ही नहीं थी। इसी तरह की और बहुत सारी एनोमलीज थी जो कि समझ में ही नहीं आ रहा था आदमी को कि उसके हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स घटने से ओवरऑल नुकसान होगा, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो इसका बेनिफिट उठा पाएंगे।
जो मेजर क्लास इसका बेनिफिट उठा रहा था उसके हाथ में ये स्लैब रेट पे टैक्स होता है। सो दिस वाज अबाउट डिविडेंड। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में हम पहले इक्विटी ओरिएंटेड की बात करते हैं, या ऐसा करें एसटीसीजी की बात करते हैं, वो आसान है। एसटीसीजी इन केस ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स 12 इयर्स का टाइम पीरियड देखेंगे। अगर 12 इयर्स का टाइम 12 मंथ्स का हम टाइम देखेंगे, अगर 12 मंथ से पहले निकालते हैं इक्विटी से, तो दैट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एट 15% फ्लैट। अगर अदर देन इक्विटी है, इट विल बी टैक्स एट स्लैब रेट सॉरी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी के केस में 12 मंथ्स 15%, अदर देन इक्विटी के केस में 3 इयर्स स्लैब रेट। 3 साल से पहले निकालेंगे अदर देन इक्विटी में तो स्लैब में पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर अदर देन इक्विटी का है 20% विद इंडेक्सेशन, सिंपल। लेकिन अगर ये इक्विटी का है, इक्विटी के टैक्सेशन में इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं इन द लास्ट 3 इयर्स। टिल 1st April 18 this was exempt। 1st April 18 से गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 17 के माध्यम से एक चेंज किया कि जब तक एसटीटी पेड नहीं होगा तब तक इक्विटी एग्जाम नहीं होगा। एसटीटी पे करने का मतलब आपने एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड नहीं करा है, तब तक वो एग्जाम नहीं होगा। दिस चेंज वाज ब्रॉट फ्रॉम 1st April 18। क्या है 99% केसेस में ये होता ही था, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट 1st April 19 से गवर्नमेंट ने दूसरा चेंज लाया विच मेड इट टैक्सेबल। सेक्शन 1038 में डाल दिया कि 1/4/19 के बाद से ये अप्लाई नहीं करेगा। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा कि हमको जो एग्जेम्पशन का बेनिफिट था वो खत्म हो गया और बाकी एक्ट हमारे लिए एप्लीकेबल रहा, जिससे हम सेक्शन 112 में चले गए और वो 10% पर टैक्सेबल हो गया विदाउट इंडेक्सेशन। लेकिन जब इन्होंने ये टैक्स करा तो इन्होंने इसके साथ एक बेनिफिट दिया। 1 लाख तक का अगर हमें कैपिटल गेन हो रहा है फ्रॉम इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्ट। सेक्शन 112A। तो अब पहली चीज क्या हुई, सॉरी इसके साथ एक और चीज आई कि 1 फरवरी 18 से ये लेके आए थे, सॉरी 1 फरवरी ये जो बजट आया था, सॉरी 1 फरवरी 18 से जो चेंजेस आए उसमें इन्होंने ये कहा कि जब इसको हमने टैक्सेबल कर दिया तो फिर वहां तक का जो प्रॉफिट है वो हम टैक्स नहीं करेंगे। 31 जनवरी 18 की वैल्यूज को इन्होंने फ्रीज कर दिया, उसकी ग्रैंडफादरिंग कर दी। यानी अब अगर कोई इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 31 जनवरी 18 से पहले का खरीदा हुआ है और आज उसको बेच रहे हैं, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ परचेज एंड 31 जनवरी 18। टेक्निकली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम निकालेंगे लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 18 एंड द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर। फिर हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इनमें जो हायर होगा उसको हम मानेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इफेक्टिवली हम ये मानेंगे कि 31 जनवरी 18 की वैल्यू अगर परचेज से ज्यादा है तो हम उसको ले लेंगे, और अगर परचेज कॉस्ट ज्यादा थी तो उसको ले लेंगे। मतलब इनिशियल से आज तक हमें गेन उतने अमाउंट पे देना पड़ेगा जो हमारी 31 जनवरी 18 की वैल्यू को डिफाइन ना कर रहा हो। लेकिन 31 जनवरी 18 की फिगर की वजह से कोई भी कैपिटल लॉस राइज नहीं होगा, बिकॉज दैट्स अ
हाइपोथेटिकल फिगर, वर्चुअल फिगर। तो हम कैपिटल गेन के केस में 31 जनवरी 18 के बाद से ये कंसिडर करेंगे कि 31 जनवरी 18 की फिगर क्या थी, तो परचेज कॉस्ट क्या थी और आज की कॉस्ट क्या है, उस हिसाब से कैपिटल गेन निकालेंगे। और जो कैपिटल गेन निकलेगा उसमें भी 1 लाख रुपए की छूट, अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम से आया है तो। अब एग्जाम्पल्स, मेरे ख्याल से हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं एग्जाम्पल्स की जगह। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, दैट इज डिविडेंड स्ट्रिपिंग, सेक्शन 94(7). हालांकि अभी उतना रेलेवेंट नहीं रहा, पहले ज्यादा रेलेवेंट था। डिविडेंड जब तक एग्जेम्प्ट था, डिविडेंड जब तक एग्जेम्प्ट था तब तक लोग क्या करते थे कि डिविडेंड, हमको पता है कि डिविडेंड आने वाला है, ये पहले पता चल जाता है कि हफ्ते बाद इसमें या 10 दिन बाद डिविडेंड आने वाला है। मैंने क्या करा, आज 10 लाख रुपए का कोई म्यूचुअल फंड खरीदे, अगर उसमें 10% डिविडेंड आया तो मेरे पास 1 लाख रुपए टैक्स फ्री इनकम आ गई और मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख रुपए कम हो गई, 9 लाख रुपए वैल्यू रह गई। डिविडेंड लेने के बाद मैंने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, 10 लाख परचेज कॉस्ट, 9 लाख सेल प्राइस, 1 लाख रुपए का कैपिटल लॉस अराइज हो गया मेरे सामने, पैसे पूरे आ गए। तो 10-15 दिन के अंतर से मैं ये काम करने लगा था। इसको क्रब करने के लिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में चेंज करा, रूल बना दिया कि डिविडेंड की डेट से या तो आपकी स्क्रिप्ट 3 महीने पहले खरीदी हुई हो या आप उसको 9 महीने बाद बेचेंगे। अगर इतना करेंगे तब तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज जो कैपिटल लॉस अराइज हुआ है उसका बेनिफिट आपको कहीं नहीं दिया। आप बेच सकते हैं बट कैपिटल लॉस का बेनिफिट आपको कहीं नहीं दिया। सेम वाज द केस विद बोनस स्ट्रिपिंग, सेक्शन 94 सबसेक्शन 8। इसमें भी यही किया उन्होंने कि बोनस लिया, बोनस लेके प्राइस आधा हो गया, बेच दिया, कैपिटल लॉस आ गया, कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर दिया। सेम कंडीशन विल अप्लाई 3 महीने पहले या 9 महीने बाद, अदरवाइज लॉस का फायदा नहीं मिलेगा। ये तो हमारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हुए। या चलिए हम पहले क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं अगर कोई हो तो, क्योंकि वरना क्वेश्चन आंसर्स में टाइम ले जाता है। सो दिस वाज द बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट फ्रॉम माय साइड, जो अभी हम कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को और कवर करेंगे, बट इन द मीन टाइम अगर क्वेश्चन आंसर्स हों कोई तो हमको ले सकते हैं पहले। किसी की कोई क्वेरी? किसी मतलब अब विनय भाई, आप मेंबर्स अपनी कोई क्वेरीज हो तो वो पूछ सकते हैं, और क्योंकि अभी हमारे पास आधे घंटे का समय है और टाइम मतलब विनय भैया, एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ जी। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स को असरटेन करने का हमारे पास क्या तरीका होता है? मतलब सेल के कॉन्ट्रैक्ट नोट पे तो हमें स्कीम मालूम पड़ रही है, अब वो ये देखना है कि वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड है कि नहीं, ये कैसे हमें पता लगा? ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लाइंट्स के म्यूचुअल फंड जब हमारे सामने आते हैं तो हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये इक्विटी ओरिएंटेड है या डेट ओरिएंटेड है, इसका टैक्सेशन कैसे करें। बिल्कुल। और मजेदार बात ये कि वो क्लाइंट को भी नहीं पता होता कई केसेस में, उसने किसी के कहने पे लगा दिया, उसने किसी के कहने पे लगा दिया, वो लेके आ गया, साहब ये बेच दिया मैंने, आप निकाल लो। इसका कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, क्योंकि नाम से भी पता नहीं चलेगा, किसी तरह पता नहीं चलेगा। एक टेस्ट है जिससे हम पता चला सकते हैं, एंड दैट इज एसटीटी। हम अगर नॉर्मल केस में हम लोग ये देखते हैं एसटीटी अगर उसमें पेड है तो हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर एसटीटी हमें दिख रहा है स्टेटमेंट में तो हम अज्यूम कर सकते हैं ये इक्विटी ओरिएंटेड होगा, और अगर एसटीटी नहीं है तो इक्विटी ओरिएंटेड नहीं होगा। लेकिन ये वाला भी जो था कंसेप्ट, अभी उसमें मुझे प्रॉब्लम हुई। एक केस में एसटीटी पेड था बट वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड नहीं था। कौन सी स्कीम थी? नहीं एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं ध्यान है, बट रेयरली होगा ऐसा, कि हमें ये चांस लेना पड़ेगा, क्योंकि वरना तो हम एक एक स्कीम को या तो टेस्ट करें क्या है।
ओके ओके तो मुझे लगता है ये हमें रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम नहीं समझ पा रहे तो मुझे नहीं लगता डिपार्टमेंट भी इतनी जल्दी समझ पाएगा उसे। ठीक है ठीक। एनी अदर क्वेरी? विनय भाई, या तो आपने बहुत अच्छे से समझाया है। मैं वही सोच रहा हूँ, क्वेरीज तभी नहीं आती या तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया या सब कुछ समझ में आ गया। तो ऐसा तो बहुत कम होता है कि सब कुछ समझ में आ जाए, ऐसा ना हो कि कुछ समझ में नहीं आया। आपने जो रेशियोज बताए वो हमें अपनी सीए फाइनल की क्लासेस का ध्यान आ गया। ओके। विनय भाई, बहुत अच्छे से आपने चीजें बहुत एलोबरेट करके समझाई हैं। तो हम जैसे लोगों को तो ये लगता है कि हमारे मतलब भर की बात हमने आपसे समझी। थैंक यू सर। बहुत ज्यादा तो अब कंसल्टेंसी देनी होगी तो आप बैठे ही हैं, वहीं पहुंचा देंगे उसे। बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम। विनय भाई, एक बात ये बताइए कि जो एसआईपी वाले केसेस हैं जिसमें मेरे पास 10 साल से एसआईपी चल रही है, जी। तो कैसे उसकी फीडिंग कर रही है कैपिटल गेन निकालने के लिए? ये सर बड़ा दर्द वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपने। जो सबका दर्द है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सर ये। क्योंकि देखिए, अगर हम थियोरेटिकली देखें तो थियोरेटिकली तो हमें एक एक एंट्री की फीडिंग करनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम देख ही रहते हैं कि इतनी सारी एसआईपी चल रही हैं और कभी कभी एक एक आदमी की 10-10 एसआईपी चल रही होती हैं। अब वो हमारे पास ले आया, अब अगर उसकी 10 साल से एसआईपी चल रही है तो 120 एंट्री हो गई, और अगर उसकी 5-7 एसआईपी हैं तो हम तो 600-700 एंट्री तो हम कर नहीं सकते। तो मैं जो प्रैक्टिकली करता हूँ, मैं इसमें प्रैक्टिकली क्या करता हूँ, मैं जिस दिन उसने रिडम्पशन करा उस डेट से 1 साल पहले की डेट मार्क कर लेता हूँ, और वहां पे यूनिट्स देख लिए कि कितने यूनिट्स थे। उन यूनिट्स को इकट्ठा करके आज की एनवी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो पुरानी एनवी निकल गई, मतलब पुराना वैल्यू निकल गई। और 1 साल के अंदर जो यूनिट्स हमने एक्वायर करी हैं उनको इकट्ठा कर लिया, 2 एंट्री करी। 1 साल से कम वालों में कोई भी डेट डाल दी परचेज की 1 साल के अंदर की, और 1 साल से ऊपर वालों में डाल दी कोई भी डेट 1 साल से ऊपर की। तो वो हमारा लॉन्ग टर्म में सही हो गया, ये हमारा शॉर्ट टर्म में सही हो गया। इससे कि टैक्सेशन इंपैक्ट हमारा बिल्कुल सही निकलेगा। अब अगर कभी कोई इसको चैलेंज भी करता है तो वो सिर्फ डेट्स को डिफर कर पाएगा, अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। टैक्स लायबिलिटी हमारी को इंसिडेंस एकदम सेम रह गया, बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा। तो उसमें 2 ही एंट्री में हमने 600 एंट्री का काम बचा दिया, और टैक्स इम्प्लीकेशन उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा, तो हमारे केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली किसी तरह। अच्छा, मुझे अगर हम इसको ईयर वाइज करें, इस तरीके से हम लोग वहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डाल के लाते हैं, वहां पे डाल के लाए, यहाँ पे ना डालें दूसरी यहाँ पर, और वहां पे डाल के लाते हैं, तब हम ईयर वाइज डाल के लेके आए कि 1,20,000 हमने 1 साल में जमा करे, 1,20,000 1 साल में जमा करे। सर देखिए, एसआईपी डेट में तो ना के बराबर होती है, हाँ, इक्विटी में ही होनी है, और इक्विटी में इंडेक्सेशन मिलना नहीं है, इक्विटी में इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं, तो इसलिए हमें साल अलग अलग साल की भी क्यों करें, एक ही एंट्री में काम चला लेंगे। पड़ेगा मेरे ख्याल में जनवरी 18 से पहले की एंट्रीज को अलग करना पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसे लेके चलते हैं तो हम उस केस में कर सकते हैं, बिल्कुल। मतलब आप 3 बार करना पड़ेगा। हाँ, 3 बार करना पड़ेगा, बिल्कुल 3 में करना। जनवरी 18 से पहले, जनवरी 18 से लेके 1 साल पहले तक, और फिर उसके बाद। जी बिल्कुल। और कुछ बताइए भाई तब तक। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्वेरीज क्यों नहीं है। विनय जी, एक क्वेरी मेरी थी। जी सर एक क्वेरी मेरी ये है कि फॉर्म 15G और 15H, जी सर, ये दोनों मुझे अपलोड करने हैं। हाउ आई हैव टू इन्फॉर्म किसको सर? सर क्वेरी क्लियर नहीं हुई। डिविडेंड के केस में अब मुझे टीडीएस होना है, हाँ, राइट? अभी हाँ, मुझे टीडीएस नहीं कटवाना है, फॉर्म 15G या 15H मुझे अपलोड कराना है। जी सो व्हाट इज द प्रोसीजर? सर, ये एएमसी के माध्यम से ही जाना पड़ेगा हमको। जो एएमसी ऑफिसेज हैं हमको वहीं देना पड़ेगा,
और वहीं रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे बहुत डाउट है कि वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। देखिए करना तो मुझे पड़ेगा, बिकॉज इन एनी केस आई डोंट वांट टू गेट द टीडीएस डिडक्टेड ऑन दिस डिविडेंड। हाँ, बट वो एएमसी के ऑफिस के थ्रू ही जाएगी ये। ओके, मतलब ऑनलाइन कोई प्रोसीजर अभी ऐसा नहीं है? नहीं, ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या भविष्य है म्यूचुअल फंड का अगले 1-2 साल के अंदर? किस चीज का? डेट का, इक्विटी का, या टोटल ओवरऑल? टोटल ओवरऑल बताइए सर भविष्य तो अच्छा ही है, भविष्य तो अच्छा ही है, क्योंकि अगर हम पेनिट्रेशन देखें, जो म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन यूरोप में या यूएस में आज 80-85% पे है, वो इंडिया में अभी भी 6 और 7% पे है। तो जब 6 और 7% पे एक चीज है और उसमें इतना ज्यादा काम हो रहा है और रिटर्न्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है लोगों को रिटर्न्स नहीं मिल रहे, रिटर्न्स जबरदस्त मिले हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है रिटर्न शायद नहीं होते, लॉन्ग टर्म में ही रिटर्न है। रिटर्न सर लॉन्ग टर्म में ही आएंगे। हाँ, इक्विटी में लॉन्ग टर्म में ही रिटर्न आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म को सर हम समझे, लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन जो लोग करते हैं वो बहुत डिफरेंट करते जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले तो हम पूछते थे लॉन्ग टर्म क्या है, तो कहते थे लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल, फिर वो बढ़ के 5 हुआ, फिर 7 हुआ, अब वो 10 साल कहने लगे। मैं इसको दूसरी तरह से डिफाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म का मतलब ऐसे समझिए कि आज हम एक जमीन खरीदते हैं, वो जमीन हम कितने साल के लिए खरीदते हैं, या घर बनाते हैं वो कितने साल के लिए खरीद ली, देखेंगे, और कई बार वो जनरेशंस निकल जाती है, वो चीज नहीं बिकती। या हम गोल्ड की कोई ज्वेलरी खरीदते हैं, हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट है, ज्वेलरी ली हमने, ज्वेलरी कब बिकती है? तो सबसे आखिरी आइटम है ना वो बिक नहीं पाती है कभी भैया, सबसे आखिरी आइटम है बेचने लेकिन हम फिर भी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्यों? क्या मानते हुए कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट वो कहलाता है जिसको अभी हम देख ही नहीं रहे हैं कि ये कब हम निकालें, जब जरूरत होगी, जब प्रॉफिट मिलेगा तब निकालें। सो दैट इज इक्विटी। इक्विटी में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकली हम एक चीज को समझें, हम कहां पर चले गए हैं, हम इन्वेस्टमेंट से स्पेकुलेशन पे चले गए हैं, हम शेयर प्राइस के मूवमेंट को मान के और वहां से प्रॉफिट कमाने पे लग गए। एक्चुअली क्या है, जब मैं किसी कंपनी का शेयर खरीद रहा हूं तो मैं उस कंपनी में पार्टनरशिप कर रहा हूं, भले ही बहुत छोटे पार्ट की, बट मैं उसमें पार्टनर बन रहा हूं। और पार्टनरशिप में किसी से करता हूं तो कितने समय के लिए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इट इज नेवर डिफाइंड। हम तो ये मान के चलते हैं कि जनरेशन तक ये चलेगी पार्टनरशिप। बिल है ना। लेकिन विनय भाई इसमें एक डिफरेंस है कि जो ज्वेलरी खरीदते हैं या मकान खरीदते हैं वो हम पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं, वो हमारे यूज में आती है। म्यूचुअल फंड हमारे यूज में थोड़ी ना आते हैं। नहीं सर, हम कोई शेयर इन्वेस्टमेंट, खरीदते हैं, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि जब नहीं, हम नहीं, जमीन ज्वेलरी खरीदते हैं, जब हम जमीन इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं, हाँ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं तब तो हाँ, अलग बात है। जब हम अदरवाइज हम ज्वेलरी, मकान खरीदते बिल्कुल हैं बिल्कुल या ज्वेलरी खरीदते हैं वो तो अपने यूज के लिए खरीदते हैं। अपने यूज के लिए नहीं, तो उसे तो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे जब हम जमीन को इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद के डालते हैं तो कभी हमारे दिमाग में नहीं होता कि ये कब बेचेंगे हम, या नॉर्मली लेकिन लंबे उसके समय के साथ लिए में, होती है। हाँ उसके साथ में लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि हो सकता है कि हम इसको यूज कर लें, इसमें मकान बना लें, ऑफिस बना लें, कि अपने सर यूज में वो भी ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट उसे। नहीं है, वो तो फिर मैं यूज के लिए खरीद रहा हूँ, मैं तो नहीं, इन्वेस्टमेंट वाली जमीन की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदता है, एक आदमी खरीदता है कि अपने मकान बनाने करने से। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए प्रॉपर्टी यहाँ कोई खरीदता है तो 2 तरीके खरीदेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदेगा या यूज करने के लिए बिल्कुल खरीदेगा। बिल्कुल, अब दोनों में जब नेचर डिफरेंट हो गया तो हमारी सोच बदल जाएगी। वो तो बदल जाएगी, वो तो जरूरत के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। बट जब मैं वो इन्वेस्टमेंट करूं तो मेरे दिमाग में सिर्फ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि आज कर रहा हूं, जब बढ़ जाएगा तो बेच दूंगा। बिल्कुल। अब देखिए मेरे पास एक साहब बैठे हैं, वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे कि शेयर्स बेटर है या म्यूचुअल फंड बेटर है। सर अगर हम स्टडी कर सकते हैं, शेयर्स को समझ सकते हैं और हमारे पास उतना टाइम है तो डेफिनेटली शेयर्स आर बेटर, क्योंकि शेयर से ज्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड नहीं दे सकते। लेकिन म्यूचुअल फंड का पर्पस ये है कि मैं ये मानता हूं कि ना मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास उतनी नॉलेज है, ना मैं उतना स्टडी कर सकता हूं, तो मैं अपनी जगह एक फंड मैनेजर को अपना पैसा दे दूं कि आप वहां फुल टाइम यही काम कर रहे हो, इस फील्ड के एक्सपर्ट हो, मुझसे ज्यादा जानकारी है, और एक और चीज कि मुझसे ज्यादा आपके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है। एग्जाम्पल दूं, आज सपोज मैं
रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब रिलायंस का जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन है जो रिलायंस कर चुका है। मेरे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है कि अगले 5 साल में रिलायंस क्या करने वाला है। अब मैं मुकेश अंबानी जी के ऑफिस पहुंचा, दरवाजा खटखटाया और मैंने कहा सर मैं आपकी कंपनी में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बताइए आप अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं, तो मुझे कितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और यही मैं उनके ऑफिस में एज अ फंड मैनेजर जाता हूँ कि सर मैं आपकी कंपनी में 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बताइए आप अगले 5 साल में क्या करने वाले। मुझे लगता है सर म्यूचुअल फंड का जो जन्म जो है वो हुआ ही इसीलिए था, इसीलिए हुआ कि उनके पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हमसे ज्यादा होती है। जब उनको 10,000 करोड़ दिखेगा तो वो उसको बैठा के समझाएंगे कि मेरे अगले 5 साल के प्लान्स क्या हैं। तो वो पिछली इंफॉर्मेशन पे काम नहीं करेंगे, वो फ्यूचर इंफॉर्मेशन पे काम करेंगे, और हम पास्ट इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं जिसका इंपैक्ट शेयर मार्केट पे पड़ चुका होता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। मतलब स्पेकुलेशन के लिए हमेशा शेयर्स बेटर है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में स्पेकुलेशन नहीं हो सकता जब हम मार्केट प्राइस को ऊपर नीचे करते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा म्यूचुअल फंड्स बेटर हैं, प्रोवाइडेड या तो मैं शेयर्स को बिल्कुल सेलेक्टेड शेयर्स स्टडी करके लूं और भूल जाऊं लेके, जो हो नहीं पाता। बताइए कि जैसे एक आम आदमी होता है वो तो रोज नहीं पढ़ता लिखता, मतलब म्यूचुअल फंड में भी वो स्टडी नहीं करता कि कब मुझे क्या करना है। तो आइडियल सिचुएशन क्या है कि हम उसको कब बेचें? जैसे एसआईपी है, एसआईपी चल रही है, एक बार लग गई, कोई लगा दी किसी तो चल रही है, वो 5 साल के लिए चल रही है, 7 साल चल रही है, 10 साल चल रही है, पता नहीं चली जा रही है। हर साल हर महीने 2,000 रुपए कटे, चलती चली है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, और मुझे जरूरत नहीं है तो मैं ये सोचता नहीं कि कब बेचूं। अब पता लगा मुझे जब जरूरत पड़ी तब पता लगा मार्केट ही नहीं है। तो आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, कब बेचा जाए उसको? 3 चीजें सर इसमें देखें एसआईपी के केस में। पहली चीज, जब भी मुझे पैसे की जरूरत है, क्योंकि एसआईपी हमेशा गोल बेस्ड होनी चाहिए किसी पर्पस से, जब भी मेरा वो पर्पस आने वाला है उसके 2 या 3 साल पहले मैं देखना शुरू कर दूं, और जिस दिन मुझे मार्केट से अच्छा रिटर्न मिल जाए मैं बिना लालच करे वहां से बाहर हो जाऊं। 3 साल में मैं वॉच करूं, मुझे अगर 12%, 13%, 15% रिटर्न दिख रहा है एसआईपी पे तो मैं निकल जाऊं। बिल्कुल लालच ना करूं कि मैं आखिरी दिन तक इन्वेस्ट करूं, मार्केट और उठने वाला है, वो किसी भी दिन गिर जाएगा। जब हम एसआईपी शुरू करते हैं तो हम इसलिए करते हैं कि वो हमें मार्केट का एवरेज करके देगी। अब मैंने 2,000 रुपए आज लगाने शुरू करे, 1 साल तक लगाए, मेरे 24,000 रुपए वहां इकट्ठे हो गए। अगले साल फिर मैं 2,000 रुपए लगा रहा हूँ, धीरे धीरे क्या होगा, जो मेरा वहां इन्वेस्टेड अमाउंट है वो सपोज आज 7 लाख 8 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। अब मेरे 2,000 रुपए की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर 6 महीने मार्केट नीचे आया तो मेरे पूरे 5 लाख रुपए नीचे आए और एडिशनल में 2-2 हजार डाल रहा हूं, वो उस फॉल को कवर नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में मुझे जब मेरा एक फंड एसआईपी में अक्यूमुलेट हो जाता है, मुझे एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना जरूरी है जो मार्केट फॉल के टाइम पे मेरी उस एसआईपी के ड्रॉप को एवरेज आउट कर सके। अगर मैं नहीं करूंगा तो मार्केट लॉस तो मुझे लग जाएगा, जो उस टाइम पे मैं इन्वेस्ट करूंगा वो मुझे उसको एवरेज आउट नहीं कर पाएगा। विनय जी, हाँ जी साहब, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का मिनिमम पीरियड या एवरेज पीरियड कितना रखना चाहिए? जो आज का सिनेरियो चल रहा है कि उसमें तो म्यूचुअल फंड डाउन है, तो अब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इसको कितने दिन होल्ड करें, कि हमारा ओरिजिनल अमाउंट आ जाए तो हम विड्रॉ करके निकल जाए, क्या करें इसमें? सर 2 चीजें इसमें कंसिडर करेंगे। एक जो मैं इक्विटी में हमेशा कहता हूं, मैंने 100 रुपए लगाए इक्विटी में, मार्केट गिरने लगा, मार्केट 95 आ गया, मैंने कहा नहीं लॉस में नहीं बेचूंगा, मैं बैठा रहा। मार्केट 90 आ गया, नहीं बेचा, 80 आ गया, नहीं बेचा, 70 आ गया, नहीं बेचा। फिर मार्केट राम राम करता रहा, बस मेरे पैसे पूरे हो जाएं। मार्केट बढ़ना शुरू हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, 95 हुआ, 100 हुआ, और जिस दिन मुझे 102 दिखा मैंने भगवान को हाथ जोड़े और सारे पैसे अपने सीधे कर लिए। ये इसमें तो लॉस हुआ ना फिर? यही एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि हमने लॉस में तो 20% तक का हमने पेशेंस दिखाया, और प्रॉफिट आने के बाद मैं 2 रुपए पे ही गिर गया। नहीं तो पेशेंस की एक लिमिट है ना, आदमी कितने दिन होल्ड करे, कोई ट्रेंड तो हमें मिल नहीं रहा है आगे का। सर मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ जी, जैसे ही ये 95 आया था मैंने नहीं बेचा, हम वहां पेशेंट रहे। जब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आया तब मैंने पेशेंस नहीं दिखाया,
इसका सबसे अच्छा तरीका होता है डेट इक्विटी रेशियो। जो पहला हमारा क्राइटेरिया था डेट इक्विटी रेशियो, वहां पर हम क्या करते हैं, हमने एक डेट और एक इक्विटी का अपना प्रोपोर्शन तैयार करा। सपोज मैंने 50-50 तैयार करा कि मैं 50% डेट में रखूंगा, 50% इक्विटी में रखूंगा। मैंने 10-10 लाख रुपए दोनों में डाल दिए या आसान करने के लिए 5-5 लाख डाले, टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख करा। मार्केट बढ़ गया, मार्केट बढ़ा, मेरा इक्विटी में जो 5 लाख था वो 7 लाख हो गया। बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर ही डेट मेरा 5 लाख का 5 लाख ही रहा, बहुत टाइम शॉर्ट था इसलिए। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 12 लाख, 7 और 5। रेशियो मैंने तय करा था 50-50, मेरा डेट इक्विटी रेशियो बिगड़ गया। अब यहां मैं क्या करूं मैं इक्विटी में से 1 लाख रुपए निकाल के डेट में डाल दूं। जो हमेशा सब कहते हैं कि बढ़े पे बेचो, घटे पे खरीदो, वो हम कर नहीं पाते। यहां मेरा डेट इक्विटी रेशियो अगर मैं मेंटेन फिर करता हूं तो ये मुझसे अपने आप कराएगा। हम 1 लाख रुपए उसको इधर डाल देंगे डेट में, इक्विटी से कम हो गए, दोनों 6-6 लाख हो गए। और मार्केट बढ़ गया, मैंने फिर मेंटेन कर लिया, फिर मेरा इक्विटी से डेट में आ गया। मेरा डेट कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, इक्विटी कम होता जा रहा है। तो डेट की जगह हम एफडी में कर दे तो एफडी इज अ पार्ट ऑफ डेट, लेकिन एफडी में प्रॉब्लम क्या होती है कि एफडी हम तोड़ते नहीं है जब उसको इक्विटी में डालने की जरूरत होती है। दैट इज द ओनली लॉस। हमारी सभ्यता में जो एक है कि एफडी तोड़ना और गहने बेचना, ये बिल्कुल आखिरी चीज होनी चाहिए। नहीं, एफडी आजकल ऑटो स्वीप वाली भी बन रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये मान के चलें कि जिस दिन डेट मार्केट नीचे आएगा और हमारा इक्विटी रेशियो फिर से बिगड़ेगा, उस समय हम ये ना सोचें कि उसकी तो एफडी बनी हुई है, अब तोड़ के वापस इक्विटी में कैसे डालूं, और तब जब मार्केट गिर रहा है, अभी तो और गिर जाएगा तब डालूंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता जाए, थोड़ा थोड़ा पैसा इक्विटी से डेट में ट्रांसफर करते रहे, जैसे जैसे मार्केट नीचे आता जाए, थोड़ा थोड़ा पैसा डेट से इक्विटी में डालते रहे। ये हमें करना पड़ेगा, इसके बिना हम काम नहीं। हाँ, ये नहीं कि हम हर महीने लेके बैठ गए, एक लिमिट तय करनी पड़ेगी। कम से कम 10%, 15% का फ्लक्चुएशन होगा, 20% का होगा, तब मैं ऐसा करूँ। सर वो टाइम ही तो नहीं पकड़ पाते हैं। वो होगा सर, वो होगा। किस टाइम करें किस टाइम नहीं करें, वो टाइम ही तो नहीं आता पकड़ में। पर अगर वहीं सर पर उसके लिए तो हम लोग ना मतलब एक टाइम 2 महीने बाद रिव्यू करेंगे या 6 महीने बाद रिव्यू करेंगे, ऐसा भी। सर ये देखिए, मार्केट अभी हमारा कोविड के टाइम में पिछले 3 महीने में ही, 4 महीने में 42,000 से 25,000 पे पहुंच गया। 40% का फॉल हुआ। हम में से कितने लोगों ने इन्वेस्ट करा? नहीं करा सर। दिक्कत यही होती है कि जिस समय मार्केट गिरता है, उस समय सारे टीवी चैनल, सारे अखबार वाले, सारे आदमी ये बोल रहे होते हैं, हाय लुट गए, मर गए, अब तो ये बिल्कुल कहाँ जाएगा पता नहीं। तो लुटा हुआ आदमी सर क्या इन्वेस्ट करेगा, वो तो पहले से ही लुटा बैठा है। सर उसी के लिए तो इन्वेस्ट हमको चाहिए एडिशनल फंड डेट में, जो उस टाइम पे हम डालें। अब सपोज लोगों ने 40,000 में गोल्ड खरीदा, ठीक है, 50 में बेच दिया, अब वो 58 हुआ तो 58 में फिर खरीद लिया, अब वो रह गया 52। सर ये तो मतलब मैं कहूँगा कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना, कि हमने जो 52 में बेच दिया, वो हम 58 में किस बेस पे खरीद रहे हैं? ये खरीद रहे थे कि और बढ़ेगा, फंड आ गए तो और बढ़ेगा तो और खरीद लो। ये हम स्पेकुलेशन में चले गए इन्वेस्टमेंट की जगह। स्पेकुलेशन हो गया ये। स्पेकुलेशन का तो कोई इलाज नहीं सर। देखिए बेसिक बात मुझे ये लगती है कि हम लोग बगैर स्टडी करे इन्वेस्टमेंट करते हैं। सही बात ये है। दिल है कि मानता नहीं। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो सर। कुछ नहीं कह रहा था सर, मैं कह रहा था कि वो दिल है कि मानता नहीं और थोड़ा थोड़ा वो कर लेता है स्पेकुलेशन। जी सर। विनय जी, अतुल सर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें तो लॉस है ही नहीं। वो तो स्टूडेंट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहे हैं, उसमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बिल्कुल बिल्कुल। सर वो रेफरेंस चेंज हो गया बात का। मतलब स्पेकुलेशन पे तो सर कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे पास एडिशनल फंड हो और उसको हम उसी तरह से इन्वेस्ट करें जैसे कि टाइम डिमांड करता है। सिंपल थियरी आज की तारीख में मेरे हिसाब से SIP इज द बेस्ट। दूसरा, हम एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी हम
कितने काम ऐसे हैं जो हम अपने आप कर रहे हैं, जहां हमें जिस एक्सपर्ट की जरूरत है वहां हम एक्सपर्ट की राय लेते हैं, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि ना ये मतलब हमारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, हमने कभी देखा ही नहीं अपने घर में, ना हमारे दादाजी ने कभी किसी से राय ली, ना हमारे पिताजी ने ली, ना हमारे घर में कोई और ले रहा है। तो ऐसा नहीं है, वो हमसे ना सुबह से शाम तक जब 10 बार क्लाइंट पूछता है तो हम बड़े छत पे चढ़ जाते हैं, हमें लगता है कि हम सारी दुनिया में राय दे रहे हैं, तो हम अपने लिए राय किसी से क्या मांगे, सही बता रहे हैं आपके लिए। और इसलिए हमें लगता है कि हम खुद कर सकते हैं इस काम को, तो वो काम ही नहीं होता। और किसी पार्टिसिपेंट की अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज रेज योर हैंड और यू कैन आस्क योर क्वेश्चन डायरेक्टली। विनय जी एक चीज बस छोटी सी मैं और आपसे बीच में पूछूं, जो बात अभी एज ऑफ इन्वेस्टमेंट की हो रही थी, जी सर, डालिए और भूल जाइए वाली बात, इसमें दो तरह के इन्वेस्टमेंट की हम लोगों ने डिस्कस किया, एक एसआईपी डिस्कस की और एक वन टाइम वाला डिस्कस किया। तो जो नॉर्मली हम लोगों की सबकी है कि वो कोई भी इन्वेस्टमेंट आगे टारगेट होता है कि साहब ये जो आप करते हैं कि ये बच्चों की पढ़ाई या बच्चों की शादी या मकान खरीदना है या दुकान बनानी है, बिल्कुल तो हमारे टारगेट उस हिसाब से होते हैं। तो वो टारगेट कभी 5 साल का भी होता है, कोई टारगेट 10 साल का होता है, कोई 15 साल का होता है, बिल्कुल 20 साल का होता है। मुझे नहीं लगता कि 20 साल से आगे के टारगेट कोई फिक्स करते हैं। बिल्कुल बात आपने जो जमीन खरीदने या जल्दी की बात की वो अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन इसमें ये तो अब ये जैसे हमें 5 साल करना है, 5 साल का टारगेट है या 10 साल का है, तो इसमें क्या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं 10 साल के अंदर वाले कहाँ रखने हैं, 10 साल से ऊपर वाले कहाँ रखने हैं, या 20 साल वाले कहाँ रखने हैं, या कुछ ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या? जितना लॉन्गर पीरियड हो हम उतना मिड कैप्स की तरफ चले जाएं इक्विटी में अगर हम जा रहे हैं, और जितना कम पीरियड हो उतना लार्ज कैप्स की तरफ। वेरी गुड, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारी कम होती जाए। हाँ ठीक है। स्मॉल कैप में अपनी तरफ से कभी रिकमेंड नहीं करता, जो रिस्क लेना चाहें वो उसमें जाएं, अदरवाइज लार्ज कैप और मल्टी कैप और मिड कैप इसी सेगमेंट में हम रहे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, म्यूचुअल फंड भी मार्केट में बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो जो छोटा इन्वेस्टर है मतलब वो तो डरता ही उस चीज को, या जो अज्ञानी हम जैसा बिना पढ़ा लिखा जैसे नहीं पता, लेकिन म्यूचुअल फंड के मामले में तो हम नहीं जानते होते, या और भी मार्केट है जो लोग नहीं जानते हैं, तो वो उनका धैर्य की सीमा क्या होनी चाहिए? सर देखिए, इक्विटी में अगर हमें जा रहे हैं, इक्विटी को हम एक रोलर कोस्टर राइड से कंपेयर करते हैं। जी जी जी। हम इक्विटी में जब जाते हैं, रोलर कोस्टर में कभी जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बीच में चीख निकल जाती है राइड के बीच में, लेकिन जब उससे उतरते हैं तो हर आदमी ये कहता है भाई मजा तो आया। लेकिन हम ये कंपेयर करें कि जिस समय वो चीख निकल रही है उस समय अगर हम डर के मारे कूद गए रोलर कोस्टर से, तब क्या होगा? बात का तो पता नहीं, उस समय कूदेंगे तो हाथ पैर जरूर टूटेंगे। तो उस समय एक ही काम होता है, होल्ड एंड सिट, वो बस डंडा कस के पकड़ के बैठे रहिए और कुछ नहीं कर सकते। तो हमने टारगेट माना है, अगर 10 साल माना है तो फिर 10 साल बैठे रहे टाइट। उस समय तो नहीं कूदना है, पहले रोलर कोस्टर रुकने का इंतजार करें, चीख निकलती है निकलती रहे, लेकिन हम कूदेंगे नहीं, अदरवाइज कोई इलाज नहीं उसका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर मुझे लग रहा है बहुत किसी पार्टिसिपेंट्स की क्वेरी नहीं है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इलैबोरेटिव डिस्कशन रहा आपका, और सभी अटेंडीज की आपने क्वेरी बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में सॉर्ट आउट की। ये क्लियर हो गया कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो वी कांट, हमें बहुत मार्केट स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करना है, और अगर हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हमें लार्जर कैप्स की ओर जाना है, और अगर लॉन्ग टर्म है तो स्मॉलर कैप्स की ओर जा सकते हैं हम, मिड कैप की ओर, स्मॉल की तो नहीं जाना। तो सर बहुत ही बढ़िया डिस्कशन रहा, एंड आई वुड आल्सो लाइक टू इन्फॉर्म ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि सर ने बहुत सारे ही इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स एड्रेस किए हैं व्हिच हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय आईसीआई, एंड आल्सो गिवन नंबर ऑफ लेक्चर्स एट वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस on financial issues at various management institutions. And apart from being past chairman of Bareilly branch, he has also been past president of Rohilkhand Chartered Accountant Society, past president of Rotary Club of Bareilly in 2015-16, a member of Grievance Redressal Committee of Central India Regional Council of ICI, member of Professional Development Committee of CRC of ICI in 15-16, member branch coordination of subgroup of CRC, member Policyholders Council of Life Insurance Corporation of India,
Secretary at Income Tax Bar Association, Bareilly for 2017-18, District Secretary and Assistant Governor of Rotary District, member of Indian Industries Association, and member of Central UP Chamber of Commerce and Industry. So sir, you have many feather in your caps, and he's also very multi-talented personality. He has been prize winner at All India Debating Competition organized by Acharya Narendra Dev Shiksha Nidhi 1993, and adjudged Best Student of Commerce Faculty in University for academic session in 97-98, and elected Secretary and later Vice President of Commerce Association, and has won many other prizes at school and university in various elocutionary contests, quiz, cultural programs, table tennis, student welfare activities, and so on. So very dynamic personality. Thank you so much, sir, for giving your precious time for us. Thank you. Thank you so much. Thank you. And now I request Ritesh ji to please take over the session. Thank you, madam. अब मैं झांसी ब्रांच के वाइस चेयरमैन, आज हमारे बीच झांसी ब्रांच के वाइस चेयरमैन हैं हरीश गुप्ता जी, मैं अब उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स हमारे, और विनय भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से समझा। थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू। आखिरी वाला जो एग्जाम्पल था रोलर कोस्टर वाला, अमेजिंग। हरीश गुप्ता थैंक यू तेज जी। हेलो, थैंक यू तेज जी। मैं हरीश गुप्ता झांसी ब्रांच की तरफ से आप सभी लोग जो भी उपस्थित हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं, और आपकी तरफ से जो मुझे वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए कहा गया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज के कार्यक्रम का आयोजन बरेली ब्रांच, प्रयागराज ब्रांच और झांसी ब्रांच की तरफ से किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने जो सीए विनय कृष्ण जी हैं, इनका डेलीब्रेशन सुना होगा, और इनका जो प्रेजेंटेशन का तरीका था वो बहुत ही अच्छा था, इससे कि क्वेरी भी कम आई, जैसा कि लोगों को इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सकी। और जैसा कि दिव्या मैम ने बताया कि ये इनका एकेडमिक रिकॉर्ड एंड ऑल एस्पेक्ट में काफी बेहतर है, और इसी के रेफरेंस में मैं स्पेशली झांसी ब्रांच के चेयरमैन रितेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने ये इस टॉपिक को बड़े अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया, और जो भी फैक्टर्स सर ने बताए हैं वो हम लोगों के जो मेंबर्स हैं उन्होंने उस चीज को बहुत समझा होगा, और वो इससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे। इसलिए आपका सबका धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू विनय जी, थैंक यू दिव्या मैम। थैंक यू विनय सर, और सब पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। This virtual meet a successful one. Thank you so much. Thank you. Thank you Ritesh ji, thank you. थैंक यू भैया। थैंक यू संजय जी, काफी आप इंटरैक्टिव रहते हैं, इसलिए हर सेशन में मुझे आपका नाम याद हो गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू हर मीट को इंटरैक्टिव बना देते हैं, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।